रिफ्रेश करो जरा पेज को। हम्म। हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जेई बैच में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाया है सब लोग अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। यस, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार। हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं तो बहुत अच्छा हूँ भाई, एकदम बढ़िया हूँ। आप लोग बताइए कैसे हो सब लोग। सब मस्त हो एकदम। क्लास होगी अभी। किसकी क्लास थी, मैथ्स की फिजिक्स की। चश्मा गायब है भाई। चश्मे चश्मे के लिए सर्च अभियान लगा रखा है घर पे। अब देखते हैं वो सर्च अभियान कब पूरा होता है, तब जाके चश्मा लगाएंगे। हाँ, वो मिल नहीं रहा है यार। या तो दूसरा लाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अभी एक्चुअली मैंने घर शिफ्ट किया ना इधर से उधर, तो वो कहीं पर खो गया है। मतलब मैं जनरली घर पे लगाता नहीं हूँ स्पेक्स, मैं घर पे यूज नहीं करता हूँ। सिर्फ जो अपनी क्लास होती है उसी समय यूज करता हूँ। तो वो इधर उधर शिफ्टिंग में कहीं गायब हो गया, तो उसको ढूंढ रहे हैं अभी, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों के। सब बढ़िया हो एकदम मस्त। यस। हाँ जी, तो हम लोग करें फिर सेशन को स्टार्ट करें। यस, स्टार्ट करें फिर। हाँ हाँ, स्टार्ट करें फिर। एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो कि सर स्टार्ट किया जाए। फिर उसके बाद सेशन स्टार्ट करेंगे। और आज हमें काफी सारी चीजें पढ़नी है ना। काफी सारी चीजें पढ़नी है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला भी था कि क्या क्या चीजें आप लोगों को रिवाइज करके आनी है ना। रिवाइज करके आए हो ना तुम लोग। अबे पार्टी किस बात की अभी। अबे घर शिफ्ट, कोई नया घर नहीं लिया भाई, शिफ्ट किया बस, है ना। शिफ्ट किया। पहले मैं एक जगह किराया देता था, रेंट देता था, अब मैं दूसरी जगह रेंट दे रहा हूं, है ना। अपना अपना घर नहीं लिया अभी, अपना घर गांव में है। हाँ। यस, करें फिर, स्टार्ट करें। ऑल राइट। तो चलिए जी, आज वाले सेशन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को खत्म करेंगे, ग्रुप वन एलिमेंट्स की। फिर उसके बाद जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो है ग्रुप वन एलिमेंट्स के, उसके हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यूज, किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए, है ना, जिससे आपको आइडिया लगेगा। डन। आओ देखें। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके थे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, है ना। ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लिथियम होता है, फटाफट से बताओ क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड। जल्दी बताइए। सोडियम क्या बनाएगा। ये हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। लिथियम की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, सोडियम का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, पोटेशियम का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा। ये हम लोग लास्ट क्लास में दादा पहले ही पढ़ चुके हैं। बताओ, देखें ईमानदारी से, रिवाइज करके आए हो ना, पक्का। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिथियम बनाता है सर ऑक्साइड, ये मेजर प्रोडक्ट्स लिखे ना, माइनर नहीं लिखे दादा। सोडियम बनाता है सर परऑक्साइड, और सर पोटेशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड। यहां पोटेशियम ले लो, रुबिडियम ले लो, या फिर सीजियम ले लो, सब में ही पोटेशियम, सॉरी, तीनों के तीनों ही क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। डन। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। एक चीज मैंने आपको और भी बताई थी कि अगर आपका ग्रुप वन एलिमेंट की बात करें तो ग्रुप वन एलिमेंट में अकेला लिथियम ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। यस, ये चीज मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका हूं। बताओ, देखें, पढ़ लिया था ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में, लिथियम नाइट्राइड बनता है। डन। अब मेरा आपसे होमवर्क जो मैंने दिया था, वो ये था, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। मैंने कहा था ये चीज आपको पढ़ के आनी है खुद से, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो मैं पहले लिखवा चुका हूं। पहले ये सारी चीज हम लोग कर चुके हैं। बताओ, करके आए हो क्या। अगर करके आए हो तो ऑर्डर बता दो फटाफट से, क्या ऑर्डर होगा। पढ़ के आयो। यस यस यस। तो देखो, मैंने आप अगर वो थर्मल स्टेबिलिटी वाली मैंने एक बहुत बहुत बड़ी सी टेबल दी थी आपको केमिकल बॉन्डिंग में, याद है। तो उसमें 2 पॉइंट लिखे हुए थे।
यस, 2 पॉइंट लिखे हुए थे। सबसे पहला लिखा हुआ था अगर आपका मोनो एटॉमिक एनायन हो। यस, लिखा था। एक तो आपका मोनो एटॉमिक एनायन हो तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ और होगा, और अगर मान लो आपका पॉली एटॉमिक एनायन होता था उस समय स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ और होता था। याद है क्या तुम्हें? यस, याद है। मोनोएटॉमिक जो एनायन होते थे उस केस में हम लोग स्टेबिलिटी देखते थे किससे? लैटिस एनर्जी से। और अगर आपका पॉलीएटॉमिक एनायन होता था उस केस में हम लोग चेक करते थे क्या? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, है ना। ये 2 अलग अलग चीजें हम लोग देखा करते थे। ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए आप लोगों को होमवर्क भी दिया हुआ था। कुछ लोग कह रहे सर हमें मिला ही नहीं। वाह, क्या बात है, मतलब अच्छा मिला ही नहीं है कुछ भी। हाँ, तो देखो आपका जो ऑक्साइड है ना, नॉर्मल ऑक्साइड O2 माइनस, ये है दादा कैसा? मोनोटॉमिक। यस, और अगर मैं परऑक्साइड की बात करूं या फिर सुपर ऑक्साइड की बात करूं, ये दोनों ही कैसे हैं? किस कैटेगरी में आएंगे? पॉलीएटॉमिक वाली कैटेगरी में आएंगे। याद है? तो अगर आप लोग ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी की बात करो, अगर आप लोग ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी की बात करो, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, यस, लास्ट में चलते चलते सीजियम ऑक्साइड, अगर आप ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी की बात करोगे तो हम लोग कहेंगे कि डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। याद आया कुछ? क्यों? क्योंकि सर जो लैटिस एनर्जी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और डाउन द ग्रुप जाने पर सर, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो सर लैटिस एनर्जी कम होगी, और लैटिस एनर्जी कम होगी तो सर स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। याद है ये चीज? डन, पढ़ चुके हम लोग ये चीज, है ना। यस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सर पॉलीएटॉमिक के केस में क्या होगा? पॉलीटॉमिक के केस में क्या होगा? देखो पॉलीटॉमिक के केस में हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते थे फजान रूल से, है ना। जहां पर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पर स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। डन, याद है तुम्हें? अरे बोलो बोलो बोलो। तो जैसे अगर मान लो मैं लिख दूं यहां पर लिथियम का परऑक्साइड, है ना, हालांकि बनता मुश्किल से है ना, बहुत ही कम बनता है, लेकिन स्टिल हम लोग लिख दें। अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले इस तरह का, यस, इस तरह का कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए पॉलीटॉमिक जो आपके परऑक्साइड्स हैं, सुपर ऑक्साइड्स हैं, इस केस में क्या होगा? तो आप लोग पता है क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे देखो याद करो, फजान रूल भी मैंने आपको होमवर्क में करने को बोला था, वो तो करके आए हो ना, वो तो मिल गया होगा। यस, हम लोगों ने लिखा था कि जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। याद है क्या तुम्हें? एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। याद करो, यही होता था कि नहीं होता था? अरे बोलो ना दादा, बोलना यार, फजान रूल यही तो कहता था यार। यस, अब सुनो, जब मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, डाउन द ग्रुप जाने पर कैटायन की साइज बढ़ रही है। बोलो, अगर कैटायन का साइज बढ़ेगा इसका मतलब परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, और अगर परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस, और अगर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो सर स्टेबिलिटी ऑफ परऑक्साइड भी इंक्रीज करेगी एंड स्टेबिलिटी ऑफ सुपर ऑक्साइड्स भी इंक्रीज करेगी। याद आया कुछ? अरे सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है ना? यस, जैसे मान लो ये है आपका, ये तो हो गया परऑक्साइड, यस, ये तो हो गया परऑक्साइड। और अगर मान लो सुपर ऑक्साइड भी लिख दूं मैं आप लोगों के सामने, है ना, NaO2 लिख दिया, KO2 लिख दिया, CSO2 लिख दिया, है ना, रुबिडियम आएगा ना पहले तो, अरे भैया रुबिडियम बुरा मान जाएगा, रुबिडियम आ गया, CSO2 आ गया ना। तो इस केस में भी डाउन द ग्रुप जाने पर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा और सर स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी सुपर ऑक्साइड्स। डन। ये चीज हालांकि मुझे बताने की वापस जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। थैंक यू, तुम बाद में बोल देना मुझे, है ना। डन, नोट किया? हो गया, हो गया। चलो जी, मैं साइड में भी हट गया हूं। जिन लोगों ने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, नोट कर लिया तो डन लिख दें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यस, सुना सुना नहीं महीना, सुना सुना लगना चाहिए। क्या आवाज में क्या दिक्कत है भैया? क्या दिक्कत है भाई? कितने लोगों को आवाज में दिक्कत लग रही है? कितने लोगों को वॉइस में प्रॉब्लम है भाई? क्या परेशानी है बताओ जरा।
क्या दिक्कत है? कल से तुम बोले जा रहे हो ये वो इसमें प्रॉब्लम है, वो इसमें प्रॉब्लम है, या मजे ले रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले मास्टर नए नए आए वापस से, है ना, इनको लपेट लेते हैं, है भाई? अब देखो कितने सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिक्कत है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ लोगों को दिक्कत ना आए और कुछ लोगों को दिक्कत आए, है ना? ऐसा तो होगा नहीं ना दादा। अरे तुम गोली दे रहे हो, मुझे पता लग रहा है। हाँ अब तुम गोलीबाज बन गए हो तुम, है ना? हाँ अरे चेक कर लो पहले, घर पे ही बैठे हो ना, कहीं सब्जी मंडी में तो नहीं बैठे हो? पता चले साइड वाले की आवाज आ रही हो, तुम्हें लग रहा है कि मेरी आवाज खराब हो रही है? ऐसा तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं है ना, है भाई? पीछे ट्रैक्टर का शोर आ रहा तो बेटा वो ट्रैक्टर का शोर मेरे पीछे नहीं आ रहा, वो तुम्हारे पीछे आ रहा है। तो बताओ, एक जना कह रहा है सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मीठी है। हाँ यस, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, है ना, कि ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनकी वाटर के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी किस तरह की होती है। बहुत आसान आसान चीजें। यस तो जैसे मान लो ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट है जिसको मैं एम लिख देता हूं, है ना, एम, ये कोई भी ग्रुप 1 एलिमेंट हो सकता है ना, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाओगे मुन्ना, क्या बनेगा? देखो लिखा है, ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, है ना। क्या बनेगा? ये बनेगा सर हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बात समझ में आई क्या? यस रिएक्शन बैलेंस नहीं है, जनरली हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बैलेंस करने का सच लफड़ा नहीं होता है ना। तो देखो क्या बना सर, हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सारी दुनिया जानती है कि इस हाइड्रोजन गैस के पास में अगर तुम जलती हुई तीली लेके जाओगे तो क्या होगा, है ना, ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है ना। ये आप लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। डन, बस इतना सा है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन और वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में H2 बनेगा। खत्म। यस नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, आगे चलेंगे फिर, है ना। नोट कर लो तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे दादा, ठीक है। यस पॉप साउंड के साथ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्या बात है भाई। डन, आगे चले। श्रेया घोषाल की आवाज है, वो सर फोड़ देगी तुम्हारा। श्रेया घोषाल नेता। अबे छोड़ दो तुम साउथ अफ्रीका, वो काम नहीं आने वाली है तुम्हारे। साउथ अफ्रीका ने कितने मारे मतलब, बताओ। आ जाओ जी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर में छोटी सी चीज हम लोग और पढ़ने वाले हैं ना। ये वाली चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, देखो, है ना। सुनो देखो यहां पर हो क्या रहा है, ऐसे समझो। वाटर को मैं लिख सकता हूं HOH, है ना। क्या लिख सकता हूं? HOH, ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलो ना, अरे समझने के लिए है HOH। तो ये जो M था ना, उसने क्या किया? OH के साथ रिएक्ट करके MOH बना दिया और साथ में H जो बचा उसने हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दिया ना। हाफ ऑफ H2 आना चाहिए, वो भी आप वो चाहो तो लिख सकते हो। एक चीज इसने बहुत बढ़िया लिखी है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये प्रोटॉन डोनर के साथ रिएक्ट करते हैं। प्रोटॉन डोनर का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन क्या होता है दादा? H+ को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो। तो जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं उनके साथ ही रिएक्ट करते हैं। जैसे प्रोटॉन डोनेट करने वाले कौन कौन है? अल्कोहल। कौन कौन होता है? अल्कोहल होता है ना, प्रोटॉन डोनेट करता है। साथ साथ अमोनिया और साथ में एल्काइंस। तो ये अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ये अमोनिया के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एल्काइन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अब ये जो अमोनिया के साथ वाली रिएक्शन है ना, लिक्विड अमोनिया, यहां पर गैसियस अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होगी अभी आगे हम लोग बात करने वाले, है ना। अभी हम लोग बात करने वाले, देखो आपके सामने रिएक्शन लिखी है। अगर आपने लिथियम की रिएक्शन करवाई किसके साथ? C2H2। दादा C2H2 क्या होता है? C2H2 इज इथाइन। देखो यही तो होता है ना, C2H2 इथाइन। अरे देखना मेरे भाई, ये होता है कि नहीं होता? लिथियम जो होता है, ये ध्यान में रखना, लिथियम जो होता है वो इथाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता। लिथियम जो होता है वो इथाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक। ये लिखा है लिथियम की इथाइन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। और अगर वहीं पर मैं सोडियम की रिएक्शन करवाऊं इथाइन के साथ, देखो इथाइन ये लिखा है मैंने C∵CH, तो ये क्या करते हैं? प्रोटॉन डोनर के साथ रिएक्ट करते हैं। जहां जहां प्रोटॉन लगा है, हाइड्रोजन लगा है, उसकी जगह क्या लग जाएगा? नाइट्रोजन लग जाएगा।
दोनों हाइड्रोजन हटेंगे क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या होती है, प्रोटॉन देने की होती है। यस, क्या होती है, प्रोटॉन देने की होती है। तो इन्होंने हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन जहां से हटा उसकी जगह नाइट्रोजन लग गया, तो यहां नाइट्रोजन लगा, यहां नाइट्रोजन लगा, कितने, सॉरी सोडियम लगा, नाइट्रोजन कहां से आया, यहां सोडियम लगा, यहां सोडियम लगा, कितने सोडियम हो गए, 2 सोडियम, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, फॉर्मूला क्या बन गया, Na2CO2, और 2 हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बना लिया, हाइड्रोजन गैस बना लिया, खत्म। यस, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस बना लिया, डन। बेटा लिथियम की साइज काफी छोटी, देखो लिथियम जो होता है ना एक्सेप्शनली स्मॉल साइज का होता है, और ये चीज हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ये चीज हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से अलग होती है कि नहीं होती, और वो जो प्रॉपर्टीज होती है किसके सिमिलर होती है, उसके जो डायगोनली अलाइन एलिमेंट है उसके सिमिलर होती है। यस, और बाकी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनसे अलग होने का रीजन क्या है, ये भी हम लोग एक ही साथ पढ़ चुके हैं ना यार, पढ़ चुके हैं कि लिथियम की बहुत छोटी साइज होती है, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होता है, और जो लिथियम है उसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये रीजन तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो बार बार क्यों पूछ रहे हो वाई 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 वाई। यस, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से अलग होगी। यस, और उसके रीजन तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना यार, बताओ, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, हद है मतलब है, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो लिथियम की अगर मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाऊं तो कुछ अलग सी चीज बनती है, और वो बनता है, देखो 2 अमोनिया होता है NH3, 2 हाइड्रोजन हटेंगे और 2 हाइड्रोजन की जगह 2 लिथियम लग जाएंगे, इसको बोला जाता है इमाइड। इसको क्या बोला जाता है, इमाइड। साथ में यहां पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यस, इसका नाम है इमाइड। यस, ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है इमाइड। NH ग्रुप प्रेजेंट है, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इमाइड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ोगे है ना, जैसे हम लोग अगर ये आ जाएगा CONH2, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमाइड बोला जाता है। अगर कहीं पर भी ये वाला ग्रुप आ जाएगा ना, इसको अमाइड बोलेंगे, है ना। अगर मान लो NH2 ग्रुप आ गया तो इसको अमाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमाइन, है ना। और अगर मान लो NH ग्रुप आ जाए तो इसको इमाइड बोला जाता है। ठीक है, ये नाम है भाई, अब ये नाम ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, है ना। इसका कोई और इलाज नहीं है और कोई चारा नहीं है, देखो सीधी सी बात ही है ना। अब कोई कहे कि भाई एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड नाम क्यों दिया, वो दिया है, हमें तो नाम याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये जो सब्सटेंसेस का नाम है इमाइड, आपको इसी तरह से ध्यान में रखना है। डन 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 डन, समझ में आ गई मेरी बात, बोलो बोलो बोलो, डन है, क्लियर। हाँ, यहां पर वैलेंसी लिखी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग, जैसे यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा है, जैसे मिथाइल लगा है तो ये मिथाइल अमाइन हो गया, है ना। इथाइल लगेगा, इथाइल अमाइन हो जाएगा। यस, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर वहां पर सीखोगे, है ना। अभी के लिए हमें ध्यान रखना है, इमाइड बनाता है लिथियम, और लिथियम जो होता है वो इथाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता, सोडियम इथाइन के साथ रिएक्ट करेगा, बाकी एलिमेंट इथाइन के साथ रिएक्ट करते हैं, सिर्फ अकेला लिथियम रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज वो कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से, है ना। और उसका रीजन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। डन बेटा, नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अगली केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ जी, नोट कर लो तो ज्यादा डन लिख देना। यस यस यस, हाँ जी, अगर नोट हो जाए तो बता देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। बेटा अमाइड नहीं है, इमाइड है। अमाइड ये वाला ग्रुप होता है यार, अपना दिमाग मत लगाओ, है ना, अपना दिमाग मत लगाओ, अमाइड ये वाला ग्रुप होता है। यस 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 यस, हो गया क्या, हो गया हो गया हो गया, चले आगे चले, आगे चले, डन डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए फिर अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, है ना। ये तो सारी दुनिया जानती है भैया, अरे सारी दुनिया जानती है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने से क्या बनता है, हाइड्राइड बनता है। सर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से ऑक्साइड बनता है, हेलोजन के साथ रिएक्ट करने से हेलाइड बनता है, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने से हाइड्राइड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसे मान लो आपका कोई भी एक अल्कली मेटल है, जिसको मैं M से दिखा रहा हूं, है ना, ये कोई भी एक अल्कली मेटल हो सकता है, ग्रुप 1 का एलिमेंट हो सकता है, और अगर इसकी रिएक्शन आपने हाइड्रोजन के साथ करवा दी तो क्या बनता है, हाइड्राइड बनता है। बैलेंस करना चाहो तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो, 2MH। खास बात क्या होती है कि ये जो हाइड्राइड्स होते हैं, ये जो हाइड्राइड्स होते हैं, ये आयोनिक होते हैं। कैसे होते हैं दादा, आयोनिक होते हैं। डन, ये कैसे होते हैं, आयोनिक होते हैं।
तो ये आपके सामने बन गया है हाइड्राइड। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा। जैसे मान लो यहां पर लिथियम लोगे तो LiH बन जाएगा, सोडियम लोगे तो NaH बन जाएगा, पोटेशियम लोगे तो KH बन जाएगा, खत्म, है ना। देखो ये लिखा भी है कि ये जो हाइड्राइड्स होते हैं आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, आयंस में टूट सकते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। आयोनिक सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट जनरली कोवेलेंट के कंपैरिजन में हाई हुआ करता था। ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। देखो बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो 673 केल्विन पर रिएक्ट कर लेते हैं, लिथियम थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है। इसका रीजन भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है मेटल्स की। तो जो लिथियम होता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, और अगर उसका रिएक्टिविटी कम है तो उसको रिएक्ट करवाने के लिए सर हमें टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा। यही तो होता है ना भाई। अगर मान लो रिएक्ट कोई नहीं कर रहा तो उसको पुश करना पड़ता है ना कि भाई कर कर कर, है ना, उसको पीछे से धक्का देना पड़ता है। तो इसको इतना धक्का देने से काम चल जाएगा, लिथियम को थोड़ा ज्यादा धक्का देना पड़ेगा बिकॉज उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। डन, बताओ बात समझ में आ गई। हाँ, तो बैलेंसिंग का ज्यादा आपको लफड़ा नहीं लेना है, बैलेंसिंग तो आप कर ही सकते हो, रिडॉक्स पढ़ लिया और नॉर्मल बैलेंसिंग तुम्हें करनी आती है, तो बैलेंसिंग की तुम टेंशन मत लो ज्यादा, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इसके साथ रिएक्ट करने से क्या बनेगा। डन, वेरी गुड। नोट हो जाए तो डन लिखना, आगे चलेंगे। भाई लोगों नोट हो जाए तो डन लिखना, आगे चलेंगे, ठीक है। यस यस, हाँ जी, पुश करना पड़ता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दादा नोट हो जाए तो डन लिख देना, आगे चलेंगे। हो गया, डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अब तुम तो एक काम करो, तुम ना मुझे स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड बता दो। तुम तो ये काम कर लो, ये इंपॉर्टेंट है दादा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपके सामने लिखा है, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड। यस, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, डिक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है, क्या लग रहा है, तुम्हारा दिल क्या कहता है। हाँ, फालतू की बात तो बंद करो और इसका ऑर्डर बताओ, देखें अभी पता लगेगा कितने लोगों को याद है, कितने लोगों ने पढ़ा है ईमानदारी से, कितने लोग बस टाइम पास कर रहे हैं। हाँ जी, जल्दी बताइए, आओ आओ आओ। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। इसका उत्तर मैं अभी थोड़ी देर पहले ही दे चुका हूं। अरे मुन्ना, हाइड्राइड क्या होता है, H-, और H- जो होता है वो कैसा होता है, मोनोटॉमिक। कैसा होता है, मोनोटॉमिक। तो अगर आपका एनायन मोनोटॉमिक है तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है लैटिस एनर्जी। क्या देखना है मुन्ना, लैटिस एनर्जी। डाउन द ग्रुप जाने पर लैटिस एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, खत्म। बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही, ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स वाला केस लिखा था। ऑक्साइड भी आपका मोनोटॉमिक होता था, डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती थी। हाइड्राइड भी मोनोटॉमिक है तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करेगी। सिंपल है, सिंपल है रे बाबा। यस, आपका सुपर ऑक्साइड्स था, परऑक्साइड्स था, वो पॉलीटॉमिक होते थे तो उनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती थी। लेकिन हाइड्रोजन मोनोटॉमिक है तो इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करेगी। डन, समझ में आई बात, बोलिए 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 हेलो। यस यस, हाँ बहुत सारे लोग ना उल्टा दिमाग लगा लेते हैं, पता है ना, कुछ शाना दिमाग होता है। वो क्या सोचते हैं, सर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी तो कम होगी ना। अरे मुन्ना, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, लैटिस एनर्जी की बात नहीं होती। लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना। ऐसे नहीं कि हर कोई एनर्जी, है ना, हर कोई एनर्जी की बात नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तब स्टेबिलिटी कम होती है ना। लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो लैटिस स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं कि कोई भी स्टेबिलिटी लिख दो और बोलो एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, है ना, ऐसे नहीं होता है। डन, चलिए भाई लोगों आगे चलते हैं और बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। किसकी बात करेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। अब देखो क्या होगा, हैलोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बना, तो सर हैलोजन के साथ हैलाइड बन जाएगा। तो सर M+H2 की अगर मैं बात करूं,
M+X2 की अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा, बैलेंस करने के लिए 2 लिख दिया सर, मेटल हाइड्राइड बनेगा। यहां पर M क्या है, M है अल्कली मेटल। M क्या दादा, अल्कली मेटल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सोडियम ले लोगे तो सोडियम हैलाइड बन जाएगा, है ना। और एक खास बात बता देता हूं कि ये जो Mx होता है ये भी आयंस में टूट सकता है, और आयंस में टूट सकता है इसका मतलब ये हो गया कि ये हैलाइड भी कैसे होते हैं, जनरली आयोनिक होते हैं। जनरली कैसे होते हैं दादा, आयोनिक होते हैं। जैसे मान लो मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम का रिएक्शन करवा दिया क्लोरीन के साथ, तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। और सारी दुनिया जानती है कि जो NaCl होता है वो Na++Cl- में टूट सकता है। तो इनकी हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो हैलाइड बनेगा। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे एक और, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl, है ना, ये आपके सामने हैलाइड दे रखे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, कौन से हैलाइड में कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा। पहला ऑप्शन LiCl, दूसरा ऑप्शन NaCl, तीसरा KCl और चौथा RbCl। मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, या यहां पर CSCl लिख देता हूं। लो जी क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। पोल दूंगा इसका, मैं पोल दूंगा, पोल। हाँ अरे पोल आएगा भाई, पोल आएगा, कई दिन हो गए, है ना, मेरी भी प्रैक्टिस नहीं हुई है पोल की। आपके सामने लिखा है, ये हैलाइड्स आपके सामने लिखे हैं, आपसे पूछा है बताइए कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें मैक्सिमम होगा। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है, 30 सेकंड का पोल में स्टार्ट करने जा रहा हूं। पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लो जी भाई लोगो करो, देखें करो, तुम भूल गए होंगे पोल भी, केमिस्ट्री में पोल करना, है ना। आ गया तुम्हारी स्क्रीन पर पोल, फटाफट कर दो। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि 100% सही होना चाहिए, ये तो 100% सही होना चाहिए। यस यस यस। क्या कितना टाइम बचा है, अरे टाइम कहां गया भाई, अच्छा ये रहा, हाँ घूम रहा है अभी तो। हाँ परसेंटेज हाई होना चाहिए भैया, बोल दिया था कल फजान रूल पढ़ के आने को, है ना। अब तो गलत नहीं होना चाहिए भाई, फजान रूल पढ़ के आने को बोला गया है। चलिए लो जी, अरे यार 72% मतलब है। अभिनव, रजत, सयनील, मिशित और पीयूष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे ये तो फजान रूल में पढ़ा है ना हम लोगों ने, भाई लोगों, दादा अरे फजान रूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा यार, तुम कैसी बात कर रहे हो। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो परसेंटेज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, पढ़ा था। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं ना, ये आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा है, इन सब में एनायन जो है, एनायन तो सेम है, तो मुझे क्या कंसीडर करना है, मुझे कंसीडर करना है सिर्फ केटायन का साइज। सबसे छोटा केटायन कौन सा है, Li, जो सबसे छोटा केटायन, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, खत्म। दादा बोलना है यार, यस हाँ ना बोलना पड़ेगा, बोलो बोलो बोलो, यस हो गया क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है, छोटा केटायन परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो मान लो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जनरली आयोनिक हैलाइड्स बनाते हैं, लेकिन जो लिथियम के हैलाइड्स होते हैं, लिथियम के जो हैलाइड्स होते हैं उनमें बाकी सबके कंपैरिजन में परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, जो लिथियम के हैलाइड्स होते हैं उनमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, बिकॉज जो Li+ की साइज है वो सबसे छोटी होती है, केटायन छोटा है तो उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। यस, बाकी जो एनायंस होते हैं वे आयोनिक होते हैं, लेकिन जो लिथियम है, लिथियम के हैलाइड्स में जनरली परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। यस देखो यही चीज आपको आगे आने पर मिलने वाली, देखो ये लिखा हुआ है कि जो लिथियम हैलाइड्स होते हैं आर समवॉट कोवेलेंट, और कोवेलेंट होने का रीजन क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन, है ना। Na+ की जो पोलराइजिबिलिटी होती है, पोलराइजिंग पावर होती है, सॉरी Li+ की जो पोलराइजिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज इसकी साइज बहुत ही छोटी होती है, इसकी साइज बहुत ही छोटी होती है। यस अब अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक लिथियम का फ्लोराइड दे रखा है, लिथियम का क्लोराइड दे रखा है, लिथियम का ब्रोमाइड दे रखा है और लिथियम का आयोडाइड दे रखा है,
यस और आपसे पूछा है बताओ इसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा, जल्दी से बता दो। देखें ये तो तुम बता दोगे मुझे पता है, बताओ बताओ किसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, बताओ। LIF, LICL, LIBR, LII, जल्दी बोलो भाई लोगों, जल्दी फास्ट, किसमें ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी। यस क्या बात है लड़कों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपकी बार सर, अब की बार कैटायन सेम है, एनायन चेंज हो रहा है सर, एनायन चेंज हो रहा है, और एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी, एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी सर, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो जो लिथियम के हैलाइड्स होते हैं उसमें लिथियम आयोडाइड, अमंग हैलाइड्स लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवेलेंट इन नेचर। यस लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवेलेंट इन नेचर। समझ में आ गई बात, बताओ, है ना। तो आप एक चीज देखो, हर चीज रिलेटेड है जो हम लोग पढ़ के आए ना उससे, है ना, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप लोगों ने वो 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, इसी वजह से उन चैप्टर्स पे इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है ना। कितने सारे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, अलग अलग तरीके जो एनसीईआरटी में नहीं थे, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिफरेंट देखी है, बिकॉज वो सारी चीजें हमें आगे जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करती है। और सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही नहीं, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, हर जगह ये 2 चैप्टर बहुत काम में आते हैं। डन। अगर दादा आप लोगों ने नोट कर लिया है तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी से बताइए फटाफट, नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए बेटा? अभी तो पूरे नोट्स बनाओ ना, अभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं, ये पूरा चैप्टर भी पढ़ लेना। शॉर्ट नोट्स तो चैप्टर खत्म होने के बाद बनाए जाते हैं। यस तो जो 1 शॉट सेशंस होते हैं ना अपने, उनसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जैसे एक जेई वाला पे सीरीज चल रही है, जो अपना जेई वाला चैनल है ना, उस पे एक सीरीज चल रही है कि 45 मिनट्स टू 1 आवर में पूरा रिवीजन चैप्टर का, है ना, 45 टू 1 आवर में पूरे चैप्टर का रिवीजन। तो वहां पर जो टीचर है ना, वो 45 टू 1 आवर में अगर चैप्टर खत्म कर रहा है ना, इसका मतलब वो शॉर्ट नोट्स ही दे रहा है आप लोगों को। तो उनकी जो स्लाइड्स होती है ना, वो अपने आप में शॉर्ट नोट्स की तरह ही बिहेव करती है, ठीक है ना। तो अभी लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, ठीक है सर। मेरे को बेटा ये केमिकल बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन अभी मत पूछो ना, इससे हमारी वो खत्म हो जाएगी, मतलब इसको मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है सर। केमिकल बॉन्डिंग का गेम बच गया है, जेन्युइन डाउट सर, बैक बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं आता है, स्किप कर सकते हैं बेटा। बैक बॉन्डिंग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस कैन वी से दैट लिथियम डजंट रिएक्ट विद इथाइन बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस? नहीं, ये नहीं कह सकते। स्टेरिक हिंड्रेंस, लिथियम तो बेटा चिन्नू सा आइटम है, चिन्नू सा, लिथियम स्टेरिक हिंड्रेंस कहां से आ गया? सर कुड यू प्लीज एनलाइटन मी ऑन द इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर मेमोराइजिंग एक्सेप्शंस। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने का कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई रामबाण इलाज नहीं है। मेरे पास वो कोई बाबाजी वाली गुट्टी तो है नहीं, है ना, जो मैं तुम्हें पीस के दे दी कि ये ले बेटा, 1 गोली शाम को और 1 गोली सुबह दूध के साथ गटक जाना, तुझे सारी चीजें याद हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, और वो है रिवीजन। जितने टाइम आप लोग रिवाइज करोगे ना, उतना ही चीजें आपको याद होगी, ठीक है। मेरा जो रिवीजन का तरीका था मैं आपको बता देता हूं। जब मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, है ना, वो मैं कैसे पढ़ता था, उसका सीधा सा एक कॉन्सेप्ट था, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता था, एक बार क्लास में पढ़ा, घर जाके रिवाइज किया, फिर उसके बाद रिवाइज करने के बाद कॉपी कर दी बंद, है ना। कॉपी बंद करके मैं पूरा पढ़ता था, कि मन में मेमोराइज करता था कि अच्छा सबसे पहले ये वाला टॉपिक था, उसमें ये पढ़ाया गया था, उसमें ये ऑर्डर होता है, फिर उसके बाद हेलाइड्स आएगा, हेलाइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर, लिथियम के जो हेलाइड्स होते हैं उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, फिर लिथियम के हेलाइड्स में भी लिथियम आयोडाइड में परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ऐसे अगर आप खुद से पूरे चैप्टर का सीक्वेंस समझ पाओ ना, और सोच पाओ, तो वो चीज आपको अपने आप ही याद हो जाएगी, जिसको आप वापस कभी नहीं भूलोगे। तो यही तरीका होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने का, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो आपको याद नहीं हो रही, तो क्या करना है आप लोगों को, एक वो नहीं होते फर्रे, नहीं होते क्या, स्कूल में बनाते होंगे तुम लोग, हैं? अरे वो मतलब वो चीटिंग करने के लिए बनाते ना, हमारे यहाँ फर्रे कहते हैं, तुम्हारे पता नहीं क्या कहते हैं। तो ऐसे छोटा छोटा लिखो और अपने पॉकेट में डाल लो, जेब में डाल लो। मैं तो यही करता था। जैसे मैं अपने घर से कोचिंग जाता था ना, जहां मैं रेंट पे रहता था, मतलब जहां मेरा हॉस्टल था, वहां से जब मैं कोचिंग जाता था, मेरी जेब में वो फर्रे होते थे छोटे छोटे बना के। जा रहा हूं, अब भाई जा ही रहे हैं, तो फिर वहां उस समय तो पढ़ाई हो नहीं सकती, तो क्या किया, उसको खोल के देख लिया, अच्छा ये था, ये रिएक्शन 2 बार देखी, 4 बार देखी, 5 बार देखी, याद हो गई।
जैसे मान लो ऐसे ही हम लोग बैठे हैं कहीं पर, वो मेरे जेब में है, देख लिया, अच्छा ये रिएक्शन है, याद हो गई। तो किसी भी चीज को आप बार बार अगर अपनी आंखों के सामने से गुजारोगे ना, तभी चीज याद होगी, है ना, तभी चीज याद होगी, नहीं तो कोई इलाज नहीं है, किसी के पास इलाज नहीं है, मेरे पास भी, हमने भी ऐसे याद किया यार, हम भी ऐसे याद कैसे हो गया कि इतने टाइम से पढ़ाते आ रहे हैं, है ना, एक ही साल में बहुत बार पढ़ा लेते हैं, एक ही चीज को बहुत बार पढ़ा लेते हैं, तो वो चीज अपने आप धीरे 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 याद होने लगती है। अगर हम लोग भी अगर 3 साल मान लो मैं पढ़ाना छोड़ दूं, तो हो सकता है मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काफी सारी रिएक्शंस भूल जाऊं, है ना, क्योंकि जब आप हैबिट में डालोगे ना तभी चीज याद होगी, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। डन, है ना। तो इस चीज को करके देखना, अपने जहां पर आप पढ़ाई करते हो घर पे, है ना, जो आपका स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका दो। ये ऐसे छोटे छोटे तरीके होते हैं यार, देखो करने वाले के लिए तो हर चीज पॉसिबल है ना करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है ना, वो तो 50 बहाने मार सकता है ना, जिसको करना है वो ये इन तरीकों से कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वो है रिड्यूसिंग नेचर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिड्यूसिंग नेचर। देखो ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट आती है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग रिडॉक्स पढ़ के आए हो भैया, रिडॉक्स पढ़ के आए हो तुम, अरे तुम बता दोगे मुझे पता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये बता दो तुम तो मुझे बस। हाँ अगर तुमने ये बता दिया ना, मतलब तुम्हें कहानी समझ में आ चुकी है। कौन गया भाई, हाँ बताओ देखें। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन बताएगा, बोलो। अरे बोलो, लूज करता है, कुछ लोग कह रहे हैं गेन करता है। देखो कैसे याद रखें, कई बार हम लोग भूल भी जाते हैं, है ना, कई बार हमारे दिमाग से निकल जाता है, कंफ्यूज होते हैं, कैसे याद रखें कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, होगा कि नहीं होगा, ये तो पढ़ा है ना आप लोगों ने। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो बोलो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है कि नहीं होता। इस तरह से आप याद रख सकते हो, यस। वैसे अगर मान लो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो उसका रिडक्शन होता मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता, है ना। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। इसका मतलब यह है कि जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मानते हो ना। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मानते हो ना। अरे बोलो ना। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, है ना, बाकी चीज बाद में आएगी। रिड्यूसिंग पावर की अगर मैं बात करूं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगता है तुम्हें। यस भाई, हमने कहा कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होना चाहिए, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है आप लोगों को, यस बताइए, है ना। हाँ सबको ये लगेगा कि भाई सीजियम जो होता है उसकी सर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करता है, तो सर जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, है ना। ये ऑर्डर होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, ये वाला ऑर्डर होना चाहिए था, यस। लेकिन एक्चुअली ये वाला ऑर्डर नहीं होता, यस। ये ऑर्डर होना चाहिए था लेकिन दादा ये वाला ऑर्डर नहीं होता। तो सर ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर होता है ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और लिथियम। अरे बाबा, अरे मुन्ना तुम लोग भूल गए हो, तुम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, यस। तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा जो, अच्छा तुम लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह नहीं पढ़ा होगा अभी, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पढ़ा होगा, ये वाला ऑर्डर एग्जैक्ट होता है ना। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, आगे पढ़ोगे 12th क्लास में पढ़ोगे रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह के बारे में, है ना। एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ आ गया कहां, यहां, कौन, सर लिथियम जो है उसने बाजी मार लिया आज, सर आज लिथियम जो है उसने गड़बड़ कर दिया सर सारा खेल, है ना। ये जो लिथियम है सर इसने सारी बाजी मार ली सर,
है ना, लिथियम के केस में एक्सेप्शन आ गया। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे ना, सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे खतरनाक, सबसे जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है कौन? लिथियम। पूरी पीरियोडिक टेबल में, सिर्फ यहां की बात नहीं कर रही हूं। हाँ, धोखा हो गया तुम्हारे साथ, धोखा। तो सर ये ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन हमें समझने की कोशिश करनी है ना। बताओ ये धोखा क्यों हुआ है तुम्हारे साथ? ये होता नहीं धोखा, ये मैंने धोखा करवाया है तुम्हारे साथ, है ना, ये मैंने धोखा करवाया है। एक्चुअली हो क्या रहा है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को कंसिडर कर रहे हैं, है ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को कंसिडर कर रहे हैं, और वो चीज है आयनाइजेशन एनर्जी। हम लोग कह रहे हैं कि सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, तो इसी वजह से सीजियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज कंसिडर करी है, आयनाइजेशन एनर्जी। एक्चुअली हमें सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी कंसिडर नहीं करनी होती, हमें आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ कुछ और भी एनर्जीज होती हैं, उनको कंसिडर करना पड़ता है। अब बात यह आती है कि वो कौन सी एनर्जीज होती हैं और उनको कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, कैसे लिथियम सबसे आगे आ जाएगा। तो चलिए फिर मैं आपको सारी कहानी समझाता हूं, क्या हुआ कि लिथियम रिड्यूसिंग नेचर में सबसे आगे आ गया। आओ देखो, देखो एक्चुअली होता क्या है। हमें सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी कंसीडर नहीं करनी है, हमें तीन तरह की एनर्जी कंसीडर करनी होती है जब भी मैं रिड्यूसिंग पावर की बात करूंगा। सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट में ही नहीं, आप किसी भी एलिमेंट की बात कीजिए, चाहे वो एस ब्लॉक का है, चाहे वो पी ब्लॉक का है, चाहे वो डी ब्लॉक का है, सिर्फ एक एनर्जी कंसीडर करने से काम नहीं चलेगा, हमें तीन एनर्जी कंसीडर करनी पड़ती। कितनी? तीन। कौन कौन सी? आइए देखो बताता हूं। सबसे पहली एनर्जी, अगर मैं रिड्यूसिंग पावर की बात करूं ना, तो रिड्यूसिंग पावर फाइंड करने के लिए हमें तीन तरह की एनर्जी कंसीडर करनी पड़ती है। सबसे पहला वो होती है कौन सी? सब्लिमेशन एनर्जी, या फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कह सकते हो। सब्लिमेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, दोनों में से कुछ भी कहो, एक ही बात है। जैसे मान लो आपका एलिमेंट है एम, एम यहां पर क्या है? एम है अल्कली मेटल। दादा सुनो, एम क्या है? एम है आपका अल्कली मेटल। तो यह आपको नेचर में मिलेगा किसकी फॉर्म में? सॉलिड की फॉर्म में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डन। और जैसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करूंगा, इसमें मुझे कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, जिसको सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हो या फिर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हो। डन। हमने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद बात आती है आयनाइजेशन एनर्जी की। आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका मतलब एम से एम प्लस बनेगा। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी की बात तभी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात तभी होती है जब आपका एलिमेंट कौन सी स्टेट में हो? गैसियस स्टेट में। हाँ इसको लिखना है भाई, लिखना है इसको। आयनाइजेशन एनर्जी की बात तब होती है जब आपका एलिमेंट कौन सी स्टेट में हो? गैसियस स्टेट में। सर क्यों? याद करो, इसका डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा था, है ना, डेफिनेशन लिखा था कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। याद है क्या तुम्हें? दादा लिखा था ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आयनाइजेशन एनर्जी की बात मैं सिर्फ तभी करूंगा जब आपका एलिमेंट कौन सी स्टेट में हो? गैसियस स्टेट में हो। तो इसी वजह से मेरे पास एलिमेंट कौन सी स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में। सबसे पहले मैं उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करूंगा और गैसियस स्टेट के बाद में उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जंप कर रहे थे, पता है किस पे? इस वाले पे। हमने ये वाली चीज तो कंसिडर करी नहीं थी। मेरी बात समझ में आई? कहां पर गलती करी थी? यस। अच्छा, और जो तीसरी तरह की एनर्जी है, तीसरी तरह की एनर्जी मुझे कंसिडर करनी है, वो है हाइड्रेशन एनर्जी। तीसरी तरह की एनर्जी कौन सी है? हाइड्रेशन एनर्जी। आपको मिल गया एम प्लस, लेकिन देखो जो मैक्सिमम रिएक्शंस होती हैं, अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग पावर की, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर, एक कोई केमिकल रिएक्शन होगी ना, और केमिकल रिएक्शन जनरली किसमें होती है? एक्वा सॉल्यूशन में। तो एक्वा सॉल्यूशन में जो Mg प्लस बना है, ये Mg प्लस की फॉर्म में नहीं रह पाएगा, वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा? M प्लस एक्वस में कन्वर्ट होगा। अरे बोलो किस में कन्वर्ट होगा? M प्लस एक्वस। और M प्लस गैस से M प्लस एक्वस बनने में कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। उसको बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो एक्चुअली मुझे कहां से कहां पहुंचना है? मेरे पास ये है, और अगर मुझे रिड्यूसिंग पावर चेक करनी है तो यहां से यहां पहुंचना है, इसकी बात करनी है मुझे।
कि कौन से एलिमेंट के लिए एम सॉलिड से एम प्लस एक्वस बनना सबसे आसान है। जिस एलिमेंट के लिए एम सॉलिड से एम प्लस एक्वस बनना सबसे आसान होगा वही सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर कर रहे थे? आयनाइजेशन एनर्जी को। और आयनाइजेशन एनर्जी कंसीडर करने से ही हमारा जो ऑर्डर है वो गलत आ रहा था। एक्चुअली ये जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में ये तीनों तरह की एनर्जीज कंसीडर की गई है। मेरी बात समझ में आई? ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अभी सीख लिया, 12th में फिर सीखोगे, है ना? 12th में फिर सीखोगे। तो जिस एलिमेंट के लिए यहां से यहां पहुंचना सबसे आसान होगा, इसका मतलब सर वो वाला एलिमेंट सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना? बेटा ये वाला बॉर्न हेबर साइकिल नहीं है, बॉर्न हेबर साइकिल अलग होता है, उसको तुम लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, किसमें? इसमें थर्मोडायनेमिक्स में। बॉर्न हेबर साइकिल अलग होता है, ये नहीं होता बॉर्न हेबर साइकिल। यस, मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? दादा बोलना पड़ेगा, ये वाली बात समझ में आई। अब लिथियम के लिए यहां से यहां पहुंचना क्यों आसान है? बिकॉज लिथियम की साइज होती है छोटी। यस, Li+ की जो साइज होती है वो होती है स्मॉल, और स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। हाई पढ़ा था ना हम लोगों ने? अरे जितनी छोटी साइज हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा, मतलब उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यस, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो लिथियम जो होता है उस केस में ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसी वजह से यहां पहुंचना लिथियम के लिए सबसे आसान है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी तो बहुत ज्यादा होती है ना? सर ये वाला प्रोसेस तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बिल्कुल है सर, ये वाला प्रोसेस भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बिल्कुल है। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जितनी चाहिए ना उससे भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जैसे मान लो यहां पर एनर्जी चाहिए 10 जूल, यहां पर चाहिए 20 जूल, और यहां एनर्जी रिलीज हो रही है 50 जूल। मजा आ गया? चाहिए कितनी थी? 30 जूल, रिलीज कितनी होगी? 50 जूल। तो यहां से यहां बड़े आराम से पहुंच जाएगा बंदा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा। इस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए, इस प्रोसेस में भी एनर्जी चाहिए, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। मान लो इसमें एनर्जी चाहिए 10 जूल, इसमें एनर्जी चाहिए 20 जूल, और इसमें एनर्जी रिलीज हो गई 50 जूल। तो मजा आ गया ना? चाहिए थी 30, मिल गई कितनी? 50। यहां से यहां भाग के पहुंच जाएगा कौन? लिथियम। कौन? लिथियम। सर सोडियम क्यों नहीं पहुंच पाएगा? बिकॉज सोडियम की साइज होगी थोड़ी सी बड़ी, सोडियम की साइज बड़ी होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो गई। मान लो चाहिए 30, मिल रही है 25, तो सोडियम के केस में मुश्किल हो जाएगा यहां से यहां पहुंचना। यहां से यहां पहुंचना सबसे आसान किस केस में है? लिथियम के केस में। क्यों? क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब भी M+ का हाइड्रेशन होगा। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। यस, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। समझ गए ना तुम लोग मेरी बात को? यस यस यस, है ना बेटा? प्रेफरेंस देने की बात नहीं है, प्रेफरेंस देने की बात नहीं है। ये लिथियम की साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है, इस वजह से उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। लॉजिक है, प्रेफरेंस नहीं है, लॉजिक है। बात समझ में आई? यस यस। बहुत सारे लोगों को तो कहानी समझ ही नहीं आती है, पूरा पढ़ लेते हैं, 11th पढ़ लेते हैं, 12th पढ़ लेते हैं, है ना? वो हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी देख के बताते रहते हैं कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उनका उत्तर हमेशा गलत मिलेगा, है ना? हाँ, अब देखो बहुत सारे लोग, अब देखो बहुत सारे लोग दिमाग और लगाएंगे। सुनना, वो बोलेंगे सर इस हिसाब से तो आपने अगर यहां सीजियम ले लिया तो सर सीजियम के केस में सीजियम की साइज तो बहुत बड़ी होती है, उसकी साइज बहुत बड़ी है तो उसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सीजियम की साइज बड़ी है तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी, मान लिया। लेकिन एनर्जी रिलीज कम हो रही है तो एनर्जी देनी भी तो कम पड़ रही है मुन्ना। सीजियम की साइज बड़ी है तो उसकी सब्लिमेशन एनर्जी भी कम होगी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। भाई कम एनर्जी रिलीज हो रही है, बिल्कुल मानता हूं मैं, लेकिन एनर्जी देनी भी तो कम पड़ रही है। इसी वजह से सीजियम सबसे लास्ट में नहीं आके ऑर्डर में लिथियम के बाद सीजियम आता है। तो एक्चुअली ये तीनों का बैलेंस जहां पर बनता है ना, तीनों वैल्यूज जहां पर बनता है, वैल्यूज का बैलेंस जहां पर बनता है उसके बाद ऑर्डर फाइंड किया जाता है ना? हम लोग एक्सेप्शंस में
कंसीडर करते हैं कि भाई लिथियम सबसे ज्यादा क्यों आ गया, बिकॉज हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई लिथियम के केस में ये सारी कहानी हो रही थी। डन। दादा हाना बोलना पड़ेगा, एक बार के लिए थम्स अप कर दो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो। इतनी देर जो मैं चिल्लाया हूं वो मजा आ जाएगा। सब्लिमेशन एनर्जी बेटा साइज पे डिपेंड करती है, ऑब्वियस सी बात है। छोटी साइज होगी तो उसमें बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। डन बेटा यार, ये अब्यूज मत करो यार, है ना। मुझे एक्चुअली इन सारी चीजों की आदत नहीं है ना। जो भी बच्चा है ना, जो भी बच्चा है भाई, हाथ जोड़ के आपसे विनती है हमारी क्लास डिस्टर्ब ना करें। हमें ये स्पैमर से डील करने की आदत थोड़ी सी कम है ना। और मेरी क्लास में बच्चे जनरली पढ़ने के लिए आते हैं यार, मुझे बहुत ज्यादा मतलब स्पैमर्स का से वो टकराने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, जितना मेरा एक्सपीरियंस है पीडब्ल्यू में। और मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहे, है ना। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि क्लास में पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। मैं पूरी अपनी जी जान लगा के पढ़ाता हूँ। ये जो 2 घंटे का टाइम है, पौने 2 घंटे का टाइम है, इसमें मैं पूरी एनर्जी लगा देता हूँ, है ना। उसमें आपको कभी कोई कमी फील नहीं होगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, जहां पर आपको अच्छा लगता है वहां पर आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बहुत आराम से, सीधे साधे मैं तसल्ली से ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, तो सिर्फ अगर आप पढ़ने आए हैं तभी मेरी क्लास में आए, ठीक है। बाकी यार छोटी मोटी हंसी मजाक हम लोग क्लास में करते ही रहते हैं, उसके लिए तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं संभाल लूंगा, ठीक है। डन, यस प्रॉमिस, अब फालतू की बात नहीं होगी, है ना, ठीक है। आ जाओ फिर, आ जाओ। हाँ और भैया आजकल तो हाथ हाथ ही जोड़ना पड़ता है बच्चों को, है ना, हाथ ही जोड़ना पड़ता है, गुस्से में तो बोल ही नहीं सकते। अभी वो वीडियो देखा एक, अभी एक वीडियो आया, वो कौन सी इलाहाबाद पाठशाला का शायद, उसका विद्यापीठ का, मतलब शर्म आनी चाहिए यार ऐसे बच्चों को। एक टीचर है सामने, भले ही उससे आपको कम समझ में आता है, ज्यादा समझ में आता है, बट स्टिल वो एक टीचर है यार, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है ना। तो इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए, है ना। तो आजकल जो कहते थे ना कि टीचर मतलब गुरु, गुरु का सम्मान, है ना, पैर छूना, ये सारी चीजें तो खत्म हो ली देखो आजकल, है ना। हम्म। तो मतलब इसी वजह से हम लोग भी बस आजकल हाथ जोड़ के ही चलते हैं, है ना। पहले उल्टा होता था, पहले टीचर के सामने बच्चा आ जाता था तो बच्चा ऐसे हाथ जोड़ के निकलता था, बोले सर नमस्कार, है ना, कृपा बनाए रखें। आजकल उल्टा होता है, आजकल बच्चे आ रहे हो तो टीचर को गर्दन झुका के चलनी पड़ती है कि भाई लोगों, है ना, मेरी इज्जत मत उतार देना तुम लोग 5 लोगों के बीच में, है ना। तो मतलब उल्टा माहौल बदल गया भैया आजकल, क्या करें अब। ये पाश्चात्य संस्कृति, जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है ना, वहां पर भी ऐसा नहीं होता होगा यार। यस, आइए, हाँ आ जाओ जी, आगे चलते हैं दादा। अब इसके बाद देखो यही चीज यहां पर लिखी है कि विद द स्मॉल साइज लिथियम जो होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, और इसी वजह से लिखा है इसने हाई नेगेटिव ई नोट वैल्यू। ये अगर तुम्हें ना भी समझ में आए ना, भी इतनी सी चीज ना भी समझ में आए तो उसको भूल जाना, है ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो अपनी कॉपी में। जब 12th क्लास में तुम लोग पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ई नोट वैल्यू पोटेंशियल होता है बेटा, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, 12th क्लास में पढ़ाया जाता है ना। तो अगर ये ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट्स हाई रिड्यूसिंग पावर, जो चीज मैंने बोली थी वही चीज यहां पर लिखी है, ठीक है। तो ये वाली लाइन लिख दो, और अगर नोट कर लिया है तो फिर उसके बाद डन लिख देना। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी पे चलेंगे, है ना, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे चलेंगे। आ जाइए, यस यस यस, हाँ बेटा ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, 12th क्लास में पढ़ेंगे, इसको 11th में नहीं समझ में आएगा, तो अभी मैं समझा भी नहीं रहा हूं। नहीं मतलब मैं बोल रहा हूं सारे लोग एक जैसे नहीं होते यार, है ना। और पीडब्ल्यू में तो मतलब ये खास तौर पे पीडब्ल्यू में बहुत सारे टीचर्स आना भी इसीलिए चाहते हैं कि जो पीडब्ल्यू का बच्चा होता है वो टीचर को सर मतलब सर पे बिठा के रखता है ना ऐसे। थोड़ा सा पीडब्ल्यू का कल्चर ऐसा ही यार, ये हमारा कल्चर नहीं है मतलब, है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो कल्चर है अपना उसको बनाए रखेंगे, है ना। टीचर टीचर ही है यार, है ना। हो सकता है हमारी उससे किन्हीं किन्हीं कुछ बातों पे हो सकता है तालमेल ना बैठे, तो तालमेल तो हमारा घर वालों से भी नहीं बैठता कई बार, है ना। मम्मी पापा जो हमें कहते हैं वो चीज भी हम लोग कई बार अनसुना कर देते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हम लोग उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, है ना, उनको भूला बुरा कह देंगे या फिर मारने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। यस, तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, है ना। जैसे भी है
वो अपना यार 100% दे रहा है यार, वो तुमसे और कुछ ज्यादा नहीं मांगता। वो यही चाहता है कि यार वो अगर घर पे जाए तो एकदम खुश होके जाए। और मेरा तो पर्सनली यही है कि यार मेरी क्लास जिस दिन अच्छे से जाती है ना, और मतलब जब आप लोग खुश हो जाते हो कि सर आज समझ में आ गया, उस दिन मेरा दिन रात सब बन जाती है ना। मैं खुश हो जाता हूँ कि यार आज मैं बहुत जबरदस्त चीज पढ़ा के आया हूँ और बच्चों को समझ में आई। जिस दिन ऐसा होता है ना, कोई फालतू की बकवास कर देता है इधर, है ना, कुछ अनछंड लिखने लग जाता है, तो उससे ना मूड खराब हो जाता है फिर। मतलब तुम पता नहीं कितने इमोशनल हो, लेकिन हम लोग जो टीचर्स होते हैं ना, बड़े इमोशनल होते हैं अपने प्रोफेशन को लेके। यस, हाँ, चलिए आगे चलें फिर। डन, यस यस, आगे चलते हैं। ऑल राइट, आगे चलते हैं मेरे भाइयों। और अगली प्रॉपर्टी जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो है सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। देखो ये वाली जो चीज है ना, इसको गांठ बांध लेना, कसम खा लेना, भूलोगे नहीं, है ना। और दादा कसम मेरी मत खाना, तुम अपने हिसाब से देख लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी जो हर एक लाइन है, इस टॉपिक की जो हर एक लाइन है, उस हर एक लाइन से जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक लाइन से जेई में क्वेश्चन आया है, मैं आपको बता चुका, है ना। तो देखो होता क्या है, क्या होता है, लिक्विड अमोनिया के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊं, एम आपके पास एक मेटल है, यस एम आपके पास एक मेटल है, एम यहां पर आपका अल्कली मेटल है। उसकी रिएक्शन मैंने करवा दी अमोनिया के साथ। अमोनिया के कितने मोल लिए मैंने, x+y मोल्स लिए हैं अमोनिया के, ठीक है। तो देखो ये अल्कली मेटल है, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की होगी। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, केटायन बनेगा। और वो जो केटायन है किसके साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया के साथ, और क्या बना लेगा, NH3X। इसमें से जो X मोल है अमोनिया के, वो इस केटायन के साथ रिएक्ट कर गए और बना लिया अमोनिएटेड केटायंस। अमोनिएटेड केटायन बोल दो, यस डन। और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा, क्या बना, इलेक्ट्रॉन, भाई एक तो केटायन बना, इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी किसके साथ प्रेजेंट होगा, सर वो भी वाई मोल्स ऑफ, सर वो भी वाई मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ प्रेजेंट होगा। किसके साथ प्रेजेंट होगा, वाई मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ प्रेजेंट होगा। इसको बोला जाता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या बोला जाता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाएगा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात समझ में आई, बोलो 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 बोलो, नोट करो, देखें इसको। दैट इज नोन एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे एक बात बताइए, है ना, तो जब भी कोई भी आपका अल्कली मेटल अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो सर दो चीज बनेगी। ई क्या है, अबे ई इलेक्ट्रॉन है, ओ भाई साहब ई है इलेक्ट्रॉन, देखो नेगेटिव साइन लगाया ना ऊपर, ई है इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो जब भी आपका कोई भी अल्कली मेटल अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो दो चीज बनाएगा, है ना, दो चीज बनाएगा। एक तो बनेगा केटायन और दूसरा बनेगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अमोनिया के साथ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ अमोनिया मॉलिक्यूल ने घेर रखा है, इसी को बोला गया है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, दादा अरे इसमें क्या दिक्कत हुई आप, देखो अमोनिया के X+Y मोल्स ले रखे हैं मैंने, इसमें से X मोल ने किसके साथ रिएक्ट कर लिया, मेटल के साथ, M के साथ, और M ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर चार्ज आ गया प्लस। तो जो X मोल थे अमोनिया के वो मेटल के साथ है, चार्ज है प्लस, और जैसे प्लस आया तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके चारों तरफ कौन प्रेजेंट है, वाई मोल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट है। उस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ कौन प्रेजेंट है, वाई मोल्स ऑफ अमोनिया। तो अमोनिएटेड क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन्स बन गए, ठीक है। ये बन गया अमोनिएटेड केटायन और ये होंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये जो सॉल्यूशन है ये कंडक्टिविटी शो करेगा या फिर नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या यह कंडक्टिविटी शो करेगा या फिर नहीं करेगा। देखो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यहां पर लिखा भी है, यहां पर लिखा भी है कि यह जो सॉल्यूशन होगा अमोनिया के साथ सॉल्यूशन, वो कंडक्टिंग इन नेचर होता है। क्या होता है, कंडक्टिंग इन नेचर होता है। कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द आयंस। यस, कंडक्टिविटी का रीजन क्या होता है, आयंस होते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा है ना, NaCl को पानी में डालते हैं ना, तो जो NaCl का सॉल्यूशन है वो कंडक्टिविटी शो करने लगता है। क्यों, क्योंकि Na+ और Cl- आयंस मूव करने लगते हैं और आयंस के मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी शो करता है ना। तो ये कंडक्टिंग इन नेचर होने का जो रीजन है, कंडक्टिंग इन नेचर होने का जो रीजन है वो कौन है, बोथ केटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स,
है ना, बोथ केटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की वजह से वो कंडक्टिविटी शो करता है। डन। एक और चीज लिखी है कि ये जो सॉल्यूशन है इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस कलर पे क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्लू कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये जो डीप ब्लू कलर है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो दादा कलर के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। इसका रीजन हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, याद है। इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता था, एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता था तो एनर्जी लूज करता था, और जो रेडिएशंस उसने एमिट करी हैं अगर उनका वेवलेंथ विजिबल रीजन में है तो हमें कलर दिखाई देगा। तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड अमोनिएटेड केटायंस। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरह का। मेरे हिसाब से कहानी समझ में आ गई है, यस। तो अगर आपको कहानी समझ में आई है तो आप लोग डन लिखें, नोट कर लिया हो तो डन लिखें, और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, यस, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। बात समझ में आई, यस यस यस। हाँ दादा देखो लिखा दिया ना, ये रहा, कंडक्टिंग इन नेचर का रीजन है बोथ केटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, और ब्लू कलर का रीजन कौन है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दोनों चीज लिख रखी है हम लोगों ने। डन। हाँ जी, दोनों चीज लिखी हुई है दादा, यस यस, लिख लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो यही चीज आपके सामने यहां पर भी आगे लिखी हुई मिलेगी। देखो लिखा है ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स विच अब्सॉर्ब एनर्जी इन द विजिबल रीजन एंड इंपार्ट ब्लू कलर टू द सॉल्यूशन, है ना। ये चीज मैंने समझाई एज इट इज, वही चीज आपके सामने लिखी है। अगर आपको कहानी पहले से समझ में आई हुई है तो इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर मान लो आपको कहानी नहीं समझ में आती है, आपको लगता है कि आप लोग भूल सकते हो, तो आप लोग इस चीज को लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो अगली कहानी और आगे स्टार्ट होगी। मान लो आपका ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की आपने कंसंट्रेशन बढ़ाने लगे। इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या किया आपने, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाई। एक डेटा दिया हुआ है कि अगर मान लो इसकी कंसंट्रेशन 3 मोल से ज्यादा हो, अबव 3 मोलर, है ना। एक छोटा सा डेटा होता है, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया तो मेरे भाई वो जो ब्लू कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंज में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंज में कन्वर्ट हो जाता है। और सुनो, एंड बिकम्स डायमैग्नेटिक। दादा कैसा कन्वर्ट कैसा हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है। पहले कैसा था, पैरामैग्नेटिक था। यस यस यस, पहले कैसा था, पैरामैग्नेटिक था। ये जो ब्लू कलर का ये जो सॉल्यूशन होता है ना भाई, ये जो सॉल्यूशन होता है ना, एक चीज आप इसमें चाहो तो और लिख सकते हो, ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है सर, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अकेला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो हुआ क्या, आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई, कंसंट्रेशन बढ़ाएगी तो सॉल्यूशन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग हो जाएगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, और अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, यस यस यस, है ना भाई, बता दिया ना। अरे दादा पैरामैग्नेटिक होने का रीजन अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक होगा। अगर आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन, यस डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अरे बोलना भाई, और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ब्लू से ब्रॉन्ज हो जाएगा, ब्लू से ब्रॉन्ज हो जाएगा। अच्छा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होता है ये नहीं बताऊंगा मैं यार, ये थोड़ी ना पूछोगे यार तुम मेरे से, ये तो बहुत बार पढ़ लिया तुम लोगों ने, ये मैंने भी पढ़ाया है तुम्हें, और तुम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा है ना भाई। पैरामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन सब्सटेंसेस को चुंबक अपनी तरफ खींचता है, मैग्नेटिक फील्ड उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक कौन होते हैं, जिनको मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करता है, जिनको क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करता है, उनको डायमैग्नेटिक बोला जाता है। पहचान क्या होती है, पहचान ये होती है डायमैग्नेटिक के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यस, और जो पैरामैग्नेटिक होता है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, ये पहचान होती है।
समझ में आ गई आपको बात? अच्छा, एक चीज इसमें और ध्यान में रखनी है, द सॉल्यूशन, अरे देखो ये लिखा हुआ ही है यार, तभी मैं बोलूं साला कहीं तो लिखा हुआ था, गया कहां, देखो ये लिखा हुआ ही है ये तो, द सॉल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक, है ना। ये सॉल्यूशन कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता था। अगर मान लो आपने इस सॉल्यूशन को पड़ा रहने दिया, क्या किया आपने? इस सॉल्यूशन को पड़ा रहने दिया, छोड़ दिया, बोले पड़ा रहने दो, तो होगा क्या? ये जो सॉल्यूशन है वो क्या करने लगेगा? हाइड्रोजन गैस एमिट करेगा। क्या करेगा? अगर आपने इसको छोड़ दिया तो यह हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करके साथ में क्या बनाता है? MnH2। क्या बनाता है? MnH2, अमाइड बनाता है। क्या बनाता है? अमाइड बनाता है। याद करो, एक दिन मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि अगर मान लो आपने लिथियम लिया तो वो अमोनिया के साथ इमाइड बनाता है, और बाकी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो MnH2 बनाते हैं। लिथियम क्या बनाता था? Li2MH बनाता था, Li2NH बनाता था, याद है दादा? याद है क्या? लिथियम क्या बनाता था? Li2NH, और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे क्या बनाएंगे? MnH2। दोनों में फर्क है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये लाइन, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। बहुत सारे लोग हैं वो इसको छोड़ देते हैं और जेईई इस पे क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बता देता हूं। यस, बहुत सारे लोग इस चीज को मिस कर देते हैं। मैं आपको इस चीज पे एम्फेसाइज करके बता रहा हूं, लिथियम अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अलग सब्सटेंस बनाता है, और बाकी जो सब्सटेंस है लिथियम को छोड़ के वो अलग चीज बनाते हैं। ये आपके सामने लिखी है, ये बनाते हैं MnH2, लिथियम बनाता है Li2NH। क्लियर क्लियर क्लियर? समझ में आ गई क्या बात? यस 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 यस, क्लियर? अरे ये क्या लिखा है? ऐसे प्रिंटिंग होगी कुछ, छोड़ो इसको। H2 है ना, H2 ध्यान रखना है, H2। तो आप लोग इस चीज को नोट करो, मैं आपको तब तक वापस सारी कहानी समझा देता हूं। हाँ, आप लोग इस चीज को नोट कीजिए। मान लो आपके पास एक एलिमेंट है, उसका आपने ब्लू अमोनिया के साथ सॉल्यूशन लिया, तो अमोनिया के साथ जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें दो चीज बनेगी, एक बनेगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा होगा क्या? दूसरा होगा अमोनिएटेड केटाइंस। सॉल्यूशन जो होता है वो कंडक्टिविटी शो करता है। कंडक्टिविटी के लिए दोनों चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज अमोनिएटेड केटाइन। सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर डीप ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? अच्छा, अगर मान लो ये सॉल्यूशन को आपने पड़ा रहने दिया तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन गैस एमिट करता है। यस, हाइड्रोजन गैस एमिट करके किसका फॉर्मेशन करता है? अमाइड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन लिथियम जो होता है क्या बनाता है? इमाइड बनाता है। अगर आपने उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, अरे एम मतलब अमोनिएटेड, हे भगवान, अबे एम का मतलब है अमोनिएटेड। देखो ये लिखा हुआ है ना, ये अमोनिएटेड, एम मतलब अमोनिएटेड है, और कुछ नहीं है। वो एम पीएम वाला एम नहीं है ये। हाँ हाँ, अगर आपने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो सॉल्यूशन ब्लू कलर से ब्रॉन्ज हो जाएगा और पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेट हो जाएगा। खत्म, डन, क्लियर है? और अगर नोट कर लिया हो तो दादा डन लिखना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। नोट करते डन लिख देना, आगे चलेंगे। इसकी हर एक चीज, एक एक चीज जो स्क्रीन पे लिखी हुई है, सारी चीज इंपॉर्टेंट है ना? उस पर क्वेश्चन आता है। हाँ जी, एम मतलब अमित महाजन सर, वाह। अरे बेटा, बैलेंसिंग की हम लोग बात नहीं कर रहे यार। हाफ H2 है, फुल H2 है, 2H2 है, डजेंट मैटर। बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे, हमें प्रोडक्ट पता होना चाहिए, है ना? चाहे वो कैसा भी H2 हो, प्रोडक्ट याद होना चाहिए हमें। डन? हाँ जी, नोट कीजिए, और अगर हो गया हो तो डन लिखना, आगे चलेंगे। डन हो गया? क्या बात, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूजेस की। ठीक है? कहां यूज होते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड देखो, जहां पर भी थ्योरी आएगी ना, खतरनाक थ्योरी, जिसको पूरी को रटना है, एकदम एग्जैक्ट याद करना है, कुछ भी समझाने वाला नहीं है, वो मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा घर से लिखने के लिए। डन है मेरे हिसाब से? डील पक्की है ना अपनी? जहां पर खतरनाक थ्योरी हो, जैसे यूजेस हो, कोई केमिकल रिएक्शंस हो, जो एज इट इज पूरी रटनी है ना, वो चीज मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा। तो ये वाली स्लाइड आपकी होमवर्क है, खुद से लिखना है, और ये वाली जो स्लाइड है ये भी आपका होमवर्क है। अपनी कॉपी में सिर्फ इतनी सी जगह छोड़ दो,
है ना। देख लो ये कितनी लाइंस हैं, 5-7 लाइन ये वाली हैं और 4-5 लाइन ये वाली है। इतनी सी जगह छोड़ दो, ठीक है, इतनी सी जगह छोड़ दो। इसको एक बार आप खुद से लिखना, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे सर ये फिर लिखवा क्यों रहे हो, है ना सर, हमें लिखना तो हम लोग एनसीईआरटी से लिख लेंगे। लेकिन नहीं, मुझे पता है तुम लोग नहीं लिखोगे। जब तुम खुद से लिखोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई होंगी, जैसे एंटी नॉकिंग एडिटिव। जब ये चीज तुम पढ़ोगे ना तुम्हारे दिमाग में रहेगी। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दादा, ये एज इट इज यूजेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अभी तुम्हें करवाऊंगा ना, तुम प्रीवियस इसके क्वेश्चंस देखोगे ना, है ना, तो हर छोटे से छोटे टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका मिस ना हो, वो तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ हो, ठीक है ना। तो इस चीज को एक बार आप पढ़ना, ठीक है, और इसको अगली क्लास में हम लोग वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये मैं चाहता हूं तुम खुद से पढ़ो, एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। डन, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, नहीं, इसको मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये 2 स्लाइड है, होमवर्क लिखा है, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। चलिए फिर अब इसके बाद एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। यस, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। आइए देखो क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन आया है जेईई मेंस 2020 में। अब तुम देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, कंबशन ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ एयर, द मेजर ऑक्साइड्स फॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, मैं इसका पोल तुम्हारी स्क्रीन पे देना चाहता हूं बिना किसी वेट के। मैं वेट करूंगा ही नहीं तुम्हारा, क्योंकि ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, मैं पोल दे दूंगा इसका। पोल तुम्हारी स्क्रीन पर, हाँ पोल आ गया भैया। अरे छुट्टी नहीं होगी भाई, कह रहा सर तब तो छुट्टी हो जाएगी। अब बताओ बेटा, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम को अगर आप एक्सेस ऑफ एयर के साथ रिएक्ट करवाओ तो मेजर ऑक्साइड कौन सा बनेगा, है ना। और मैं कह के थक गया, तुम्हें कह के थक गया कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है ना। इसको याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देख लो। तो मेरी बात पे विश्वास नहीं था, 2020 में आ गया क्वेश्चन। हो गया हो गया हो गया, क्या बात, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं इसका। वेरी गुड दादा, वेरी गुड, क्या बात, वेरी गुड। पोल हो लिया खत्म। लो जी, रिजल्ट आपके सामने है। और कितने परसेंट, 67। क्यों, वाई, शिट, ये गलत है यार, ये गलत है भाई। हाँ, दिस इज रॉन्ग। लीडर बोर्ड में अक्षित, मिशित, अतुल्य, भावेश और तीर्थ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दादा। ये तो गलत बात है यार, कॉपी में लिखवाया यार, 2 बार लिखवा दिया। लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। बताओ अब इसमें क्या बताना था मुझे। चलो आगे चलो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं किया है ना, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं किया, इसको भी थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज हुई खत्म, केमिकल प्रॉपर्टीज हुई खत्म। अब आप नया हेडिंग लिखेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, है ना। अल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हाँ, उसको अगली क्लास में करेंगे। रॉन्ग ऑप्शन क्लिक हो गया, यही तो ना, कई बार हम लोग ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, हम ज्यादा खुश हो जाते हैं, इसकी वजह से गलती होने के चांसेस होते हैं ना। एकदम से कंट्रोल रखा करो खुद पे, है ना। देखा करो कितना आसान, अच्छा आसान है तो और ज्यादा ढंग से देखो उसको, ठीक है। हाँ, तो कहता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही हम लोग हैलाइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फिर उसके बाद ऑक्सो एसिड्स की देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग करने वाले। बेटा उसका पोल नहीं दिया था मैंने, उसका पोल दिया ही नहीं था। हाँ देखो, ये चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, इस स्लाइड पे जितनी भी चीज लिखी है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, देख लो अगर विश्वास ना हो तो। लिखता है कि अगर आपने एक्सेस ऑफ एयर के साथ कंबशन करवाया तो लिथियम क्या बनाता है, मेजर मेनली ऑक्साइड बनाता है, लेकिन साथ में थोड़ा सा लिखा ना प्लस सम परऑक्साइड, वो सम परऑक्साइड बनाता है लेकिन वो मेजर नहीं होता, थोड़ा सा बनता है। यस, अच्छा। सोडियम मेनली क्या बनाता है, परऑक्साइड बनाता है, लेकिन थोड़ा सा सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, लेकिन वो माइनर होता है, मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है ना, थोड़ा सा बनाता है। वैसे ही जो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम होते हैं वो क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। बताओ इसमें जो भी चीज लिखी है क्या हम लोग वो सारी चीज पहले पढ़ चुके हैं। यस,
हाँ जी, क्या इस स्लाइड पे जो भी चीज लिखी है क्या मैं वो आपको पहले पढ़ा चुका हूं? हाँ, ये चाहो तो लिख सकते हो। यस, हाँ हाँ, इसको लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो। हाँ, देखो मेनली लिखा है ना, मेनली। थोड़ा बहुत पेरोक्साइड भी बन सकता, सुपर ऑक्साइड भी बन सकता है सोडियम के केस में, और थोड़ा बहुत पेरोक्साइड भी बन सकता है लिथियम के केस में। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो आप लोग यही बोलोगे कि लिथियम जो होता है वो ऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या पेरोक्साइड भी बनता है क्या, आप लोग बोलोगे हाँ बनता है, लेकिन थोड़ा सा बनता है ना, लेकिन वो बहुत ही कम बनता है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं वो ये वाली है, वो ये वाली है। आपके पास मान लो क्या प्रेजेंट है, लिथियम का ऑक्साइड प्रेजेंट है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। ठीक है, सोडियम का पेरोक्साइड प्रेजेंट है, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। ये क्या पेरोक्साइड है। और पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड प्रेजेंट है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, दादा ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए लिथियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारा दिल क्या कहता है? हाँ जी, फटाफट बोलो। अरे क्या बनेगा भैया? सुनो देखो, लिथियम का जो ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सोडियम का पेरोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब भी क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन लेकिन ऑप्शन देखो, सुनो, होता क्या है, इस केस में सिर्फ LiOH बनेगा, इस वाले केस में NaOH के साथ H2O2 भी बनता है, और इस केस में KOH के साथ H2O2 और O2 भी बनता है। यह है डिफरेंस जो आपको ध्यान में रखना है, यह है डिफरेंस जो आपको ध्यान में रखना है। यस 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 यस, हाँ, लिथियम के साथ हाइड्रोक्साइड, अगर आपने पेरोक्साइड लिया है तो हाइड्रोक्साइड के साथ H2O2, अगर आपने सुपर ऑक्साइड लिया है तो हाइड्रोक्साइड के साथ H2O2 भी मिलेगा और साथ में O2 भी मिलेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है जेई में इस पे, है ना, डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा गया है। इसको नोट कीजिए, नोट कर लिया हो तो डन लिखेंगे, फिर उसके बाद वो जो क्वेश्चन है उस पर मैं आपको आगे ले चलूंगा, है ना। जो क्वेश्चन अभी छोड़ के आया ना उस क्वेश्चन पे मैं ले चलूंगा। देखो ये ऊपर वाली लाइन तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये लिखता है कि पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड की जो स्टेबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है। ये तो हम लोग लिख ही चुके हैं दादा, हाँ ये तो हम लोग लिख ही चुके हैं ना कि पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है, और जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती है। ये चीज हम लोग लिख चुके हैं, ये वाली लाइन पहले लिख ली। ये 3 रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे जेईई में क्वेश्चन आता है, इसको नोट कीजिए, नोट हो जाए तो डन लिखिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी, नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। दादा हो गया, डन पक्का। हाँ जी, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपको ध्यान में रखनी है। डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो उस क्वेश्चन पे ले चलता हूं मैं। ये रहा क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया है ना, ये रहा वो क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया। क्या कहता है कि एक मेटल है, अगर आपने उसका कंबशन करवाया एक्सिस ऑफ एयर तो वो बनाता है एक्स, एक्स अपॉन हाइड्रोलिसिस विद वाटर यील्ड्स H2O2 एंड O2 along with another product the metal is। देखो यहीं से आइडिया लगेगा आपको। इस क्वेश्चन का मैं पोल दे दूं तुम्हें, अगर तुम कहो तो इस क्वेश्चन का पोल दे दिया जाए, तुम्हारे सामने है, 2019 का क्वेश्चन है। हाँ जी, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है।
दादा पोल खत्म होने वाला है, आधा टाइम बीत चुका है पोल का। वाह, हाँ, कर ही लिया, लिख रहा है कमेंट में, जितने भी लोग लिख रहे हैं बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, सब लोगों ने बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया है, वेरी गुड। लो जी, पोल का रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। 74% बच्चों ने सही जवाब दिया है। सुबर्णो, कटरीना, क्या बात, शब्द ठाकुर, अदिति और रोहन, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखो जी, देखो यहां से मुझे पता लग रहा है हाइड्रोलिसिस पे H2O2 बनेगा। H2O2 तभी बनता है जब क्या प्रेजेंट हो, सुपर ऑक्साइड प्रेजेंट हो, है ना। और सर सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है, सुपर ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ रुबिडियम बनाता है, इनमें से बाकी कोई सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब मैं इसीलिए कह रहा था डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखो सुपर ऑक्साइड में पोटेशियम भी हो सकता है, रुबिडियम भी हो सकता है और सीजियम भी हो सकता है, कोई भी सुपर ऑक्साइड हो भले। आ गया ना क्वेश्चन, सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन, है ना। हाँ चलिए फिर, अब इसके बाद ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड में कुछ छोटी छोटी चीजें और लिखी हुई है ना। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान में रखनी है आप लोगों को। क्या लिखा है कि जो ऑक्साइड और पेरोक्साइड्स होते हैं दादा, उनका कोई कलर नहीं होता, बट द सुपर ऑक्साइड्स आर येलो और ऑरेंज इन कलर। देखो सुपर ऑक्साइड क्या होता है, सुनना मेरी बात, सुपर ऑक्साइड होता है O2 माइनस, O2 माइनस होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं इस सुपर ऑक्साइड में, इस सुपर ऑक्साइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो तुम लोग बोलोगे 17 इलेक्ट्रॉन। देखो 8 दूनी 16 और 1 17, मतलब इसके पास क्या प्रेजेंट है, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कलर्ड होता है, और साथ साथ ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक भी होता है। यस भाई, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब इसके पास एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो रहेगा। अरे बोलो ना दादा, अगर इसके पास एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोअर से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, एनर्जी इमिट करेगा, कलर शो करेगा। यस, और साथ साथ अगर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक भी होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं दे आर कलर्ड। कैसे होते हैं, दे आर कलर्ड। यस, कैसे होते हैं दादा, दे आर कलर्ड। समझ में आ गई बात। अब देखो बहुत छोटी सी चीज लिखी है, बहुत आसान सी चीज लिखी है कि आपने जो हाइड्रोक्साइड बनाए हैं, देखो ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बने हैं सर, हाइड्रोक्साइड बने हैं। ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं ना। ये कैसे होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। डन। ये जितने भी हाइड्रोक्साइड्स बने ना, इनका कलर क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, और सारे के सारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, है ना। एक इंफॉर्मेशन है छोटी सी, क्या होता है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो कि ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। और ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, बहुत जबरदस्त बेस होते हैं, ये बहुत भयंकर बेस होते हैं। जैसे NaOH आप लोगों ने सुना होगा ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत भयंकर बेस है ना। पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बहुत जबरदस्त बेस है। तो इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना। वाटर में डिसॉल्व होने के बाद बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन ये जो ऊपर वाले 2 पॉइंट लिखे हैं, ये वाले पॉइंट पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि ये वाले पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये वाले पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। ये आपके पास एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये वाली जनरल इंफॉर्मेशन, ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस चीज का रीजन भी हम लोगों ने देख लिया है। डन। हाँ जी, चलो जी, चलो 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 बेटा, इसको पढ़ोगे ना अपने आप याद हो जाएगा। याद क्या होना है, समझना है इसको, है ना। और अगर नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। यस यस यस, नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, यस, हो गया क्या, हो गया डन। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, हेलाइट्स की। देखो हेलाइट्स में मोटा मोटा हम लोगों ने पढ़ लिया था,
है ना। क्या पढ़ा था कि जो हैलाइड्स होते हैं कैसे बनते हैं कि भाई M है वो X2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, MX बनाएगा, मेटल हैलाइड बनाएगा। जनरली जो हैलाइड्स होते हैं वो आयोनिक होते हैं, और अगर आयोनिक होते हैं तो आयोनिक का तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है कि नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि जो लिथियम के हैलाइड्स होते हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होता है। यस, उनमें क्या होता था, कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा देखो, एक तो हैलाइड कैसे बने, हैलाइड बने साहब आपने मेटल का रिएक्शन करवा दिया हेलोजन के साथ तो आपका हैलाइड बन गया। और कैसे बन सकते हैं, ऑक्साइड की रिएक्शन करवा दो, किसके साथ, एसिड के साथ, तब भी हैलाइड बन जाएगा। जैसे मान लो लिथियम का ऑक्साइड है, उसको आपने HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया तो क्या बन जाएगा, LiCl बन जाएगा, ये हैलाइड बन गया। और क्या कर सकते हो, हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा सकते हो। जैसे मान लो LiOH है, उसको HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया तो क्या हुआ, देखो H और OH मिलके H2O बन जाएगा और पीछे क्या बनेगा, LiCl बन जाएगा। ये लो, बहुत आसान रिएक्शन है। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई। हैलाइड बनाने का एक तरीका मेटल का रिएक्शन हेलोजन के साथ करवा दो तब भी हैलाइड बन जाएगा। और तरीका क्या है, मेटल के ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करवा दो तब भी हैलाइड बन जाएगा। यस, और तरीका हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन आपके एसिड के साथ करवा दो तब भी क्या बन जाएगा, LiCl, हैलाइड बन जाएगा, है ना। जैसे मान लो आप NaCl बनाना चाहते हो तो यहां पर NaOH ले लो, अगर आप मान लो KCl बनाना चाहते हो तो यहां KOH ले लो, आपने LiCl बनाना चाह रहे थे तो LiOH ले लो, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है यार। यस, डन। हाँ, ये तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई ना भाई, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। यस भाई, ये Li2O क्या है, बेस होता है ऑक्साइड्स, और ये है एसिड, ये भी बेस, ये एसिड बेस एसिड, एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, खत्म, है ना। जैसे कार्बोनेट है, कार्बोनेट की रिएक्शन भी करवा सकते हो, Li2CO3 है, उसकी रिएक्शन आपने HCl के साथ करवा दी तो क्या बनेगा, LiCl बनेगा, सर H2O बनेगा और सर CO2 भी बनेगा। यस, H2O बनेगा और CO2 भी बनेगा, खत्म, है ना। सर अगर डायरेक्ट मेटल को एसिड, बेटा जरूरी नहीं है कि मेटल डायरेक्ट एसिड के साथ रिएक्ट करे ना, वो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होता है। कुछ मेटल्स होते हैं जो डायरेक्ट एसिड के साथ कंबाइन होते हैं और कुछ मेटल्स होते हैं जो एसिड के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, है ना। तो मेटल का अलग अलग कहानी है, सारी मेटल के साथ आप लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। लिख लिया दादा, नोट कर लिया हो तो डन लिखना, आगे चलते हैं। नोट कर लिया हो तो डन लिखना, आगे चलते हैं। अरे बेटा ये हाइड्रोहेलिक यही है, HX HCl को क्या बोलते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोहेलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक। अगर मान लो HBr होता ना तो क्या बोलते, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, आयोडीन होता तो हाइड्रो आयोडिक एसिड, है ना। तो उसको जनरलाइज कर दिया है हाइड्रोहेलिक एसिड, HX, है ना। HX को हाइड्रोहेलिक एसिड बोला जाता है। डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब इसके बाद देखो, एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने लिखा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका ऑर्डर आपके सामने लिखा है कि फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड। कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है क्या, ऐसा क्यों हुआ? हाँ जी, क्या मुझे कोई इसका रीजन बता सकता है क्या, क्यों हुआ? क्या मुझे इसका कोई रीजन बता सकता है क्या कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होने का रीजन क्या है? कोई भी, यस यस यस, कोई भी बताओ, देखें फटाफट, जल्दी बोलो, कोई रीजन बताएगा मुझे? एनीवन, एनीवन? यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे सर देखो ना, फ्लोरीन जो होता है ना F-, सर उसकी साइज स्मॉल होती है, स्मॉल साइज है सर, है ना सर, साइज स्मॉल है सर। एनायन का साइज स्मॉल है तो सर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा सर, सर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा सर, और जहां पर जो आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सर, खत्म। अरे बोलो ना दादा, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फ्लोराइड की साइज छोटी है तो मेटल के साथ जो लैटिस बनेगा उस फ्लोराइड का, वो लैटिस भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि साइज जितनी छोटी होती है लैटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है।
यस, तो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, जिस भी तरीके से कह दो, दोनों का उत्तर रिजल्ट एक ही है कि फ्लोराइड जितनी छोटी साइज, एनायन की साइज जितनी छोटी, उतना ही ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। डन, समझ में आ गई बात? बोलो बोलो। अच्छा, अब एक चीज और लिखी है कि ये जो हैलाइड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब याद करो केमिकल बॉन्डिंग, मैंने आप लोगों को बोला था कि सॉल्युबिलिटी के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, याद है क्या तुम्हें? सर सॉल्युबिलिटी के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सी? एक होती थी लैटिस एनर्जी और दूसरी होती थी हाइड्रेशन एनर्जी, याद आया तुम्हें? अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी सब्सटेंस को सॉल्युबल होना है, अगर किसी सब्सटेंस को सॉल्युबल होना है तो कौन सी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और कौन सी एनर्जी कम होनी चाहिए? जल्दी बताओ दादा, जल्दी, फास्ट फास्ट भाई लोगों। अगर किसी सब्सटेंस को सॉल्युबल होना है तो कौन सी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और कौन सी एनर्जी कम होनी चाहिए? जल्दी से बता दीजिए बात। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड। अगर किसी सब्सटेंस को सॉल्युबल होना है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और उसका लैटिस एनर्जी कम होना चाहिए, है ना? इस बात से सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं, इस बात से सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो आ जाइए फिर, आपके सामने लिखा है कि जो LiF होता है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में काफी कम होती है। जो लिथियम का फ्लोराइड है दादा, लिथियम का फ्लोराइड है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। कम सॉल्युबिलिटी होने का रीजन क्या है? कि सर इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। यस, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होने का रीजन क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा भाई, सॉल्युबिलिटी ज्यादा कब होगी? जब लैटिस एनर्जी कम होगी। इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लैटिस एनर्जी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितनी छोटी साइज होगी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अब देखो, लिथियम की साइज भी छोटी, फ्लोरीन की साइज भी छोटी, कैटायन और एनायन दोनों ही बहुत छोटी छोटी साइज के हैं, और छोटी साइज के होने की वजह से लैटिस एनर्जी इसकी काफी ज्यादा है, और लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम है। मेरी बात समझ में आई? यस। और आगे एक और कहता है कि जो सीजियम आयोडाइड है, सीजियम आयोडाइड, इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है ना? इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी कम होने का जो रीजन है वो है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है। इसकी सॉल्युबिलिटी कम होने का रीजन क्या है? कि सर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है। सर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम क्यों है? कौन बताएगा मुझे? सर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज, होती है कि नहीं होती? बताओ, बोलो बोलो बोलो। अरे भाई, इसकी साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो, सीजियम की साइज भी बहुत बड़ी है, आयोडीन की साइज भी बहुत बड़ी है, कैटायन और एनायन दोनों की साइज बहुत बड़ी है, तो इस वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है, और हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। दोनों की सॉल्युबिलिटी कम है, LiF की सॉल्युबिलिटी भी कम है, सीजियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी भी कम है, लेकिन सॉल्युबिलिटी का जो रीजन है वो दोनों कम सॉल्युबिलिटी होने का रीजन अलग अलग है। इसकी सॉल्युबिलिटी कम होने का रीजन है इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होने का रीजन है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है ना? लेकिन हर चीज का लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल दिया कि इसको याद कर लो, है ना? इसका लॉजिक है दादा। याद रहेगा क्या ये चीज? क्या तुम्हें बात समझ में आ गई? यस, हाँ, ये बहुत बड़ी साइज है भाई, कैटायन एनायन दोनों ही बहुत बल्कि है ना? दोनों बहुत बड़े बड़े हैं। डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। देखो लास्ट में एक चीज और लिखी है कि जो लिथियम के हैलाइड्स होते हैं वो इथेनॉल, एसीटोन, इथाइल एसीटेट इसमें सॉल्युबल होते हैं, और LiCl पायरिडीन में भी सॉल्युबल होता है। ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। ये क्या है दादा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। और लिथियम के जो हैलाइड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। क्यों? बिकॉज लिथियम के जो हैलाइड्स होते हैं उनमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी ना
कि जिसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल हो सकता है ना। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा वो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी है कि LiCl जो होता है वो पायरिडीन में सॉल्युबल होता है ना। एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा, एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और उसमें एक ऑप्शन डाल रखा था कि LiCl जो होता है वो पायरिडीन में सॉल्युबल होता है। अब बताओ, इतना छोटा सा पॉइंट एनसीईआरटी का उठाया और उसने क्वेश्चन में डाल दिया। जिसने पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, खत्म हो जाएगी कहानी, है ना। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। अरे भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सॉल्वेंट्स पढ़ते हो ना वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, है ना। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से जो सॉल्वेंट्स बने होते हैं ना, कार्बन से, जैसे इथेनॉल में कार्बन आता है, एसीटोन में कार्बन आता है, इथाइल एसीटेट में कार्बन आता है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। डन। पायरिडीन, ओ भाई ये बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, पायरिडीन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये होता है पायरिडीन ऐसा। बेंजीन होता है ना, बेंजीन में एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दिया तो ये पायरिडीन बन गया, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, अभी तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डन। ये किसका टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दादा, अगर नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, आगे चलते हैं। नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, आगे चलते हैं। यस यस यस, नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, आगे चलेंगे। फटाफट से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे आइए और एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, है ना। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स एक छोटा सा टॉपिक है, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, मेरे हिसाब से आप सब लोगों को पता है। फटाफट से ऑक्सो एसिड्स के एग्जांपल दे दीजिए आप लोग, फटाफट फटाफट बोलो, ऑक्सो एसिड्स के एग्जांपल दे दो दादा, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन बताएगा सबसे पहले ऑक्सो एसिड्स के एग्जांपल। केमिकल बॉन्डिंग में खूब पढ़ा है मैंने, और केमिकल बॉन्डिंग में सबकी स्ट्रक्चर भी करवाई थी मैंने तुम्हें। हाँ हाँ जल्दी बोलो, ऑक्सो एसिड के सॉल्ट्स, ऑक्सो एसिड्स एग्जांपल। यस यस, आने लगे हैं। H2SO4, वेरी गुड वेरी गुड। HNO3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ऐसे, हाँ ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं यार, क्या बात कर रहे हो। H2SO4 हो गया, H2CO3 हो गया, है ना, HNO3 हो गया, ये सारे के सारे H3PO4 हो गया। सर ये सारे के सारे ऑक्सो एसिड्स होते थे, याद है। ऑक्सो एसिड में जो एसिडिक हाइड्रोजन था वो किससे जुड़ा होता था, ऑक्सीजन से जुड़ा होता था, है ना। अब ये ऑक्सो एसिड है, जैसे H2SO4 है, ये अगर मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करे, ये है एसिड, ये अगर बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। जैसे इसने NaOH के साथ रिएक्ट किया ना, H2SO4 की मान लो रिएक्शन करवा दी मैंने किसके साथ, NaOH के साथ, तो क्या बन गया, Na2SO4 बन गया, है ना। ये सल्फेट बन गया, इसको मैं क्या बोलूंगा, सॉल्ट। ये सॉल्ट किसका है, इस H2SO4 का, है ना। तो ये ऑक्सो एसिड का सॉल्ट है। यस, डन। अच्छा, अब इसमें जो सॉल्ट्स होते हैं ना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ये वाला टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वैसे ये वाला टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे मान लो आपके सामने है लिथियम कार्बोनेट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जल्दी से बता दो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताओ दादा, फटाफट बता दे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, फास्ट फास्ट। वैसे ही ये तो कार्बोनेट लिखा है, एक मैंने बाइकार्बोनेट लिख दिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। फटाफट से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फटाफट से इनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो,
फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भाइयों, भाई लोगों, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर फास्ट, जल्दी जल्दी। अरे भैया, अरे सर ये तो बहुत बार किया हमने भाई, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन होता था। सर यहां पर एनायन कौन है? सर एनायन है पॉलीएटॉमिक CO3 2-। सर पॉलीएटॉमिक एनायन के केस में थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। क्या बात, वेरी गुड। यहां पर एनायन कौन है? सर HCO3-। ये भी कैसा है सर? पॉलीएटॉमिक है, और पॉलीएटॉमिक एनायन के केस में थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगी। खत्म, बस। हाँ ठीक है, समझ में आ गई? ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, पहले भी पढ़ा हम लोगों ने। यस। तो बेटा ये जो लिथियम का कार्बोनेट होता है ना, ये बहुत ही कम स्टेबल होता है। देखो आप देख भी सकते हो, लिथियम कार्बोनेट बहुत कम स्टेबल होता है ना। और ये जो बाकी कार्बोनेट्स होते हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली स्टेबल होते हैं। ये टूटते नहीं हैं जनरली, इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन ये जो लिथियम का कार्बोनेट है ना, ये बेचारा चिन्नू सा, छोटा सा, है ना, लिथियम प्लस बहुत छोटी सी साइज है, बड़े आराम से टूट जाता है। और टूट के क्या बनाता है बताऊं क्या? देखो आओ, देखो ये चीज तो लिखी हुई है आपके सामने। ये चीज आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको ये ऑर्डर पता है, इसका रीजन पता है, तो आपको ये वाली स्लाइड लिखने की जरूरत नहीं। इसमें रीजन लिखा है कि भाई जो कार्बोनेट्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, और इसी वजह से इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की। यस। हाँ, अबे क्या ओवर हो रहा है इसमें? बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर ओवर हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सर ओवर। अबे ओवर हो क्या रहा है? ये सारी मैं वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो तुम लोगों ने पहले पढ़ी हैं। तुम बताओ तो सही, ओवर हो क्या रहा है? सब चीजें तो वो पढ़ा रहा हूं जो तुम लोगों ने पढ़ रखी है भाई। कोई चीज तो ऐसी है ही नहीं जो नई चीज पढ़ा रहा हूं। कोई एक आधी चीज नहीं आ रही। अब बताओ, ये वाली जो चीज है ये तुम लोगों ने पढ़ रखी है ना यार। अब ये चीज को वापस लिख दिया, अब पढ़ी हुई चीज को तो वापस रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से। बताओ, हद है मतलब यार, तुम भी ऐसी बात करोगे क्या? अब देखो, हाँ अब देखो, 2 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं। दादा ये लास्ट पॉइंट है आज का, है ना, ये लास्ट पॉइंट है, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये 2 पॉइंट लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या पॉइंट लिखा है? कि जो लिथियम का कार्बोनेट होता है वो बहुत ही कम स्टेबल होता है। उसको जैसे आप हीट करोगे वो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने सोडियम कार्बोनेट को हीट किया या फिर बाकी किसी कार्बोनेट को हीट किया तो वो नहीं टूटेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दादा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लिथियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, इस वजह से इसको जैसे थोड़ा सा भी हीट करोगे ये ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। लेकिन बाकी जो ऑक्साइड्स होते हैं, बाकी जो कार्बोनेट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा थर्मली स्टेबल होते हैं। वो ऐसे इस तरह से ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं टूटते। सिर्फ क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक अकेला कार्बोनेट कौन सा है एज ग्रुप 1 एलिमेंट का? क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि बताओ ग्रुप 1 एलिमेंट का कौन सा कार्बोनेट ऐसा है जो थर्मली स्टेबल नहीं है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बोनेट, कौन सा है? लिथियम कार्बोनेट, जो थर्मली स्टेबल नहीं है, वो ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। डन। और एक चीज देखो, एक और बढ़िया चीज लिखिए कि जो लिथियम का बाइकार्बोनेट है LiHCO3, इसको आप लिथियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो, इसको आप लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। लिखता है कि जो लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। किसमें? एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ऐसा कौन सा हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया जेईई में। विश्वास ना हो तो क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे, PYQs आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा। डन। अरे भैया होना ही है ना, एक्सेप्शन लिथियम में आ रहा है। क्यों? क्योंकि लिथियम को ही तो डायगोनल रिलेशनशिप शो करनी थी। किसने बोला था भाई? इसको डायगोनल रिलेशनशिप शो करनी थी किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस तो आएगा ही, है ना, प्रॉपर्टीज में डिफरेंस तो आएगा ही, वो लिथियम के साथ ही आएगा। यस, हमने ये पढ़ा ही है ना
कि जो हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से अलग होती है ना, तो वो यही अलग है, वो आपको दिख ही रही है। डन हो गया, नोट कर लिया क्या, हो गया, वेरी गुड, नोट हो गया। अगर नोट हो गया अगर तो देखो एक क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा देता हूं। देखो ये किस साल पूछा गया है, 2022 में पूछा गया। अभी देखो 2022 में पूछा गया, क्वेश्चन क्या कहता है ना, देखना अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना एज इट इज वही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लिखता है लो सोल्यूबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर इज ड्यू टू इट्स स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी, गलत। अभी बताया था, अभी पढ़ाया था LiF की सोल्यूबिलिटी कम होती है, क्यों, बिकॉज इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। देखो तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं था ना, मैं तुम्हें कह रहा था हर छोटी लाइन से क्वेश्चन बना देता है, हर छोटी लाइन से क्वेश्चन बना देता है। देखो ये लिखा हुआ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये देखो ये रहा, द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर इज ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी, इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी। ये पढ़ाया और ये क्वेश्चन आ गया, लिखता है लो सॉल्युबिलिटी का रीजन है स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी, गलत, इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। सीधी एनसीईआरटी की लाइन उठा के पूछ ली, बात समझियो। अरे समझ में आया कि नहीं आया, इसीलिए मैं कहता हूं दादा हर एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, साला कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है भाई। यस हाँ, और देखो, नहीं और देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। ये कौन से साल में पूछा है, 2022 में पूछा है। क्या क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, अल्कली मेटल्स की डेंसिटी का ऑर्डर कल वाली क्लास में लिखवाया था। एक छोटा सा एक्सेप्शन होता है, जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन सर एक छोटा सा एक्सेप्शन था, ये वाला, पोटेशियम जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है सोडियम के कंपैरिजन में, खत्म। सीधा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन, उत्तर खत्म कहानी, है ना, बताओ। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत आई क्या। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बेटा जो आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है वो। और देख लो 2021 का क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन करवा के खत्म कर देंगे, है ना, क्वेश्चन करवा के खत्म कर देंगे, है ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कौन से साल पूछा गया, 2021 में। क्या कहता है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है, लिथियम हैलाइड्स आर समवॉट कोवेलेंट इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। लिथियम के हैलाइड्स अभी हम लोगों ने पढ़ा कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, क्यों, क्योंकि जो लिथियम होता है सर उसकी साइज स्मॉल होती है, सर स्मॉल साइज से उसका पोलराइजेशन बढ़ जाता है, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है और उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। इसका रीजन क्या दे रहा है, देखो रीजन लिखता है कि लिथियम पजेस हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, और ये वाला स्टेटमेंट इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ना। कोवेलेंट होता है, बिल्कुल होता है। रीजन क्या है कि लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, खत्म। तो कौन सा ऑप्शन होगा कि दोनों ही करेक्ट हैं, और आर जो है वो रीजन जो है असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बताओ, मतलब एक भी क्वेश्चन, इस पे आप जितने भी क्वेश्चन देख लोगे ना पीवाईक्यूज के, सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी से मिलेंगे। सिर्फ काम क्या करना है, इस कॉपी को 3, 4, 5, 7, 10 जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, ऐसे क्वेश्चन आप विद इन 5 सेकेंड टिक कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो टाइम बचाता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, लेकिन तब जब आप लोगों ने चीजों को अच्छे से पढ़ रखा हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो आपको मैं होमवर्क देने जा रहा हूं, और बेटा कल आप लोगों की छुट्टी है, क्या है, आप लोगों की छुट्टी है, और कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं सोडियम के जो हमारे सिलेबस में है पढ़ना, है ना। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं सोडियम के जो हमारे सिलेबस में है पढ़ना। कौन कौन से हैं, सबसे पहला देखो सोडियम कार्बोनेट। देखो अब सोडियम कार्बोनेट में क्या है ना, मतलब ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों ने लिखनी है, ऐसे स्लाइड्स हैं, लेकिन इसमें छोटी छोटी बीच में थ्योरी भी है। चलो ये मत लिखो, ये अगली क्लास में दूंगा, ये अगली क्लास में दूंगा होमवर्क, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसको भी मत लिखो, अगली क्लास में देंगे ये होमवर्क। इतना ही आज का होमवर्क, है ना, आज के लिए बस इतना ही है होमवर्क, ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, फिर छोड़ो। हाँ नेक्स्ट क्लास में मिलेगा होमवर्क, छोड़ो। फिर आ जाओ, होमवर्क क्या है,
दादा होमवर्क क्या है? हाँ टेस्ट है, कोई बात नहीं, 6 आवर का टेस्ट है। अरे ऐश करो, ऐश करो, ऐश करो, ठीक है, ऐश करो तुम। हाँ सबसे पहले जो आज पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है और केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है। और क्या करना है? केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ सर हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, उसको रिवीजन करना है, ठीक है दादा। और आपका जो मॉड्यूल है उसमें आप एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन कर सकते हो। मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन कर सकते हो। फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज के कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग? इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के, है ना, ग्रुप 1 एलिमेंट के। मॉड्यूल में ग्रुप 1 एलिमेंट के ये वाले क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, बस। हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना बड़ा भाई उसका काम है, मतलब मेहनत का काम है, मैं आपको बता देता हूं। पूरे टाइम बोलते रहना पड़ता है ना, और बोलना तो साथ साथ सामने वाले को उसमें इंटरेस्ट बना के रखना पड़ता है कि भाई ये चीज ऐसी है जो इंटरेस्टिंग है ना, ये सामने वाले को एहसास दिलवाना पड़ता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने में बेटा सबसे ज्यादा जोर आता है। देखो सीधी सी, मैं तो तीनों पढ़ाता हूँ, इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक की, फिजिकल भी, सारी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा जो जोर आता है ना पढ़ाने में टीचर को, जो मुझे पर्सनली, वो इनऑर्गेनिक में आता है। क्योंकि सामने वाली जो ऑडियंस है वो थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको ऐसे लगने लगता है बोरिंग हो गया है, सर ये तो याद करना है, सर ये तो रटना है ना, ऐसा होने लगता है। तो ऐसी कोशिश हमारी रहती है कि ऐसा ना हो, लेकिन हमें सब कुछ मैच करके चलना पड़ता है। स्पीड भी मैच करके रखनी है कि यार सिलेबस पीछे ना चला जाए, आप लोगों में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना के रखना है ना, तो सारी चीज बना के रखनी पड़ती है। इसी वजह से बहुत मुश्किल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना, है ना। और मुझे लगता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर को जो क्रेडिट मिलना चाहिए ना, वो क्रेडिट मिलता नहीं है ना। उसको बेचारे को ये कह के टाल दिया जाता है कि अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाली, भाई ये मास्टर आएगा रटवाएगा हर चीज, है ना, ये सर ये टॉपिक, ये भाई ये मास्टर बोरिंग टॉपिक पढ़ाता है। लेकिन क्या करें, जो है वो है। यस, चलिए भाई लोगों, बस आज के लिए इतना ही। और अब मुझे जाना है एक पार्टी में, आज एक बर्थडे पार्टी अटेंड करूंगा मैं यहां से निकलने के बाद। जैसे आपकी क्लास खत्म वैसे ही मैं गाड़ी लेके, है ना। चलो फिर, तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए और हम लोगों ने एक बहुत मजेदार सेशन लिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बढ़िया ढंग से हर चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे परसों, है ना, मंडे को मिलेंगे। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।